नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् എനിക്ക് പിള്ളേരെ മുട്ടയുടെ കൂട് അങ്ങനെ ഇട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടില്ല പിള്ളേർക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൂടെ നിന്റെ പിള്ളേർ. प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो स्प्लीनोमेगैली आयुर्वेदा इस विषय पे मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद में आप लोग ना मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा जो ये नोट्स से मैं जो बता रहा हूँ ये आप लोगों को कैसा लगा। मैं जो बता रहा हूँ आप सुनिए। एक मिनट, ये मैं थोड़ा इसको ये कर देता हूँ, एडजस्टमेंट कर देता हूँ। स्प्लीनोमेगैली, हमारे पास पेशेंट आते हैं प्लीहा रोग के, तो उसमें हमें कैसे डील करना चाहिए और उसमें वातज पित्तज कफज जो ऐसे 5 टाइप बताए हैं अपने आचार्यों ने, उसके हिसाब से कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए और प्लीहा रोग कौन कौन सी व्याधियों में स्प्लीनोमेगैली हो जाता है और हमें क्या मेडिसिन देते हैं जो हम एलोपैथी से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं वह मैं बताता हूँ। तो जब चरक सूत्र स्थान 18वां चैप्टर देखते हैं हम लोग, उसका जो 28 नंबर का श्लोक है, इसमें ऐसा बताया है कि वाता प्लीहानमुद्भूय कुपितो यस्य तिष्ठति शनैः परितुदन् पार्श्वं प्लीहा तस्यापि वर्धते। इसका मतलब यह है कि वात से, पित्त से, कफ से, इन सब से, सन्निपात से और रक्त की दुष्टि की वजह से प्लीहा रोग हो जाता है। रक्तवा स्रोतस का मूल स्थान क्या है तो यकृत और प्लीहा है। तो यहाँ पे रक्त की दुष्टि भी एक कारण बताया जो प्लीहा रोग को करता है। ये बोल रहे हैं कि प्लीहानमुद्भूय कुपितो वातः यस्य तिष्ठति, मतलब वात पित्त कफ ये सब जो है ये प्लीहा में जाके और दूषित हो जाते हैं। शनैः परितुदन् पार्श्वम, थोड़ा थोड़ा वेदना होती है पार्श्व में। प्लीहा तस्यापि वर्धते, प्लीहा की वृद्धि हो जाती है। चरक सूत्र स्थान 19 में फिर से प्लीहा रोग के बारे में वर्णन आया है। 19 नंबर का जो अध्याय है उसमें चौथा नंबर का श्लोक में चौथा सब पार्ट में ऐसा बता रहे हैं, पंच गुल्मा इति वात पित्त कफ सन्निपात शोणितः पंच प्लीहा दोषा इति, मतलब जब गुल्म का निदान बता रहे हैं, गुल्म के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे पंच प्लीहा दोषा पंच प्लीहा दोषा मतलब वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से और रक्त से प्लीहा की दुष्टि ऐसा बताया है। तो मतलब इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि आयुर्वेद चिकित्सक को प्लीहा रोगों को वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से और रक्त से दुष्टि समझना चाहिए। अब ये प्लीहा रोग जो है वह अपने आचार्यों ने अलग अलग जगहों पे बताया है कि प्लीहा वृद्धि होती है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि विषम ज्वर जब रहता है, सतत ज्वर, संतत ज्वर, अन्यदु ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, उसमें भी प्लीहा दुष्टि हो जाती है। उसके बाद में जीर्ण ज्वर की अवस्था, क्रॉनिक कोई भी फीवर रहता है जो 21 डेज से आगे बढ़ता है, जहां पे रुक्ष तेज बढ़ जाता है, वहां पर भी प्लीहा वृद्धि ये सिम्टम बताया है। इसके बाद में मेद क्षय की अवस्था में, आप लोग ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, मेद क्षय जब रहता है तब वहां प्लीहा वृद्धि बताया है। अन्य वात प्रकोपक और रक्त दुष्टिकर कारणों की वजह से प्लीहा दोष ऐसा हो जाता है, ऐसा आचार्य लोगों को कहना है। मतलब चरक संहिता में स्पेशली जो बताया
जब हम लोग पेशेंट में देखते हैं स्प्लीनोमेगाली के पेशेंट, तो उसमें जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर या टाइफाइड फीवर जो होता है, या फिर कोई चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसे विषम ज्वर तो जरूर रहता ही रहता है, आगंतुक के रूप में आए या वो निज दोष के रूप में आए, लेकिन स्प्लीनोमेगाली का कारण कोई ना कोई ज्वर का इतिहास रहता है, मेदशय रहता है, या वात प्रकोपक, जैसे वेगों का अवरोध किया, रात्रि जागरण किया, फिर अति मैथुन किया, फिर दिवा स्वाप किया, किसी ना किसी तरह अति चिंता किया, अति शोक किया, काम किया, भय में रहे, ये सब वात प्रकोपक, आहार विहार और रक्त दुष्टिकरण कारण, जैसे कि बहुत ज्यादा ना सड़ा गला खाना खा रहे हैं, विरुद्ध अन्न खा रहे हैं जो रक्त की दुष्टि कर रहा है, वह सबका इफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम पे भी पड़ता है और स्प्लीनोमेगाली भी करता है। तो ये वात प्रकोपक कारण है और रक्त की दुष्टि से होता है। और प्लीहा वृद्धि जो रहती है, जब भी रहती है तो उसमें हमें रक्त व स्त्रोतस का सारा दुष्टि का हमें कंसिडर करना चाहिए। और जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें रक्त मोक्षण जो है जरूर ही हमें चिकित्सा करना चाहिए। एक मिनट रुके, मुझे म्यूट करने दीजिए। जो भी लोग आ रहे हैं वो कृपया घर की आवाज ना सुने। मैं अभी जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, ये प्रैक्टिकल है, हमारे सर के नोट से मैं बता रहा हूँ। अब प्लीहा वृद्धि हुई है, प्लीहा के रोग हुए हैं, तो उसमें हमें वातज प्लीहा रोग, पित्तज प्लीहा रोग, कफज प्लीहा रोग, सान्निपातिक प्लीहा रोग और रक्तज प्लीहा रोग, इसको किस तरह से हमें कंसिडर करना है, किस तरह से समझना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, तभी हम चिकित्सा अच्छे से कर सकते हैं। तो वातज प्लीहा रोग में प्लीहा वृद्धि जो है वो अल्प मात्रा में होती है, थोड़ा ही माइल्ड फॉर्म में स्प्लीनोमेगाली रहती है। फिर इसमें स्त्रंस होता है, मतलब थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है। उसी तरह से शूल होता है, प्लीहा के एरिया में जो वो एरिया है क्या बोलेंगे, राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया, वहां पे थोड़ा सा पेन रहता है। फिर उसके बाद में आधमान रहता है, उद्गार बाहुल्य बहुत ज्यादा रहता है, और मलावष्टम्भ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशन आते हैं, उद्गार ढकार बहुत ज्यादा आती है। उसी तरह से एपिगैस्ट्रियम एरिया में भी थोड़ा थोड़ा ना पेन रहता है वहां पे, वो हमें कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद में पित्तज प्लीहा रोग जो रहता है उसमें मृदु स्पर्श रहता है प्लीहा का, उसी तरह से वहां पे स्पर्शा सहत्व रहता है। जब आप पेशेंट का एब्डोमेन पाल्पेट करते हैं ना, तो वहां पे हाथ लगाते तो पेशेंट चिल्लाता है, उसको सहन नहीं होता है पित्तज में। फिर प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पित्त का है इन्वॉल्वमेंट, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है वहां पे, संताप रहता है, फीवर रहता है, कामला रहता है, मतलब उसमें एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा रहता है, बिलीरुबिन बढ़ा रहता है, बिलीवेड्रिन बढ़ा हुआ रहता है, अनकंजुगेटेड जो ये रहता है और कंजुगेटेड बिलीरुबिन, इसका वैल्यू ज्यादा हुआ आता है, एसजीओटी एसजीपीटी ये सब बढ़ा हुआ रहता है। उसी तरह से पांडु एनीमिक कंडीशन रहती है। तो ये जो रहता है पित्तज प्लीहा रोग में रहता है, वहां पे दाह वगैरह रहेगा, बर्निंग रहेगा, और यूरिन में भी जलन रहेगा, पित्त वाले सिम्टम दिखेंगे, स्प्लीनोमेगाली भी रहेगी और ये भी सिम्टम्स दिखेंगे। उसी तरह से कफज प्लीहा रोग जब रहता है तो प्लीहा का आकार और ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। उसी तरह से प्लीहा को आप टच करेंगे तो वो हार्ड रहेगा, मतलब ऐसे जैसे स्टोन है इस तरह से हार्ड रहेगा, थोड़ा क्वचित कभी मृदु भी रहता है, लेकिन ज्यादातर हार्डनेस ज्यादा रहता है। वेदना जो रहती है कम रहती है, लेकिन क्या सिम्टम रहते हैं, कफज वाला जो स्प्लीनोमेगाली रहता है उसमें रहता है कि हुरलास होगा, नौशिया फीलिंग होगा, अंग गुरुता होगी, अनन्नाभिलाषा, मतलब खाना खाने का इच्छा नहीं होगा, खाना दिखती उसको ना उल्टी जैसा मन होगा। उसी तरह से शोथ होगा पूरे बॉडी में, और ये व्याधि जो रहती है वो चीरकारी रहेगी। ये कफज प्लीहा रोग में रहता है। सन्निपातज में तो तीनों दोषों के सारे सिम्टम नहीं है, पेन भी रहेगा, दाह भी रहेगा, हुरलास भी रहेगा, नौशिया भी रहेगा, सब भी रहेगा, और ये आशुकारी रहता है और ये तीव्र स्वरूप की वेदना वाला रहता है। सन्निपातिक में ये टिपिकल सिम्टम रहता है। जब रक्तज टाइप का जो स्प्लीनोमेगाली रहता है तो पित्तज वाले ही सारे सिम्टम रहेंगे, लेकिन स्पर्शा सत्व ज्यादा रहता है, पेशेंट हाथ नहीं लगाने देता है। उसी तरह से कभी कभी जो ब्लड के साथ मल प्रवृत्ति, सरक्त मल प्रवृत्ति होती है और उल्टी भी आती है, तो रक्तज छर्दी, ये टिपिकल सिम्टम आते हैं, तब समझ जाइए कि इसमें रक्त का स्प्लीनोमेगाली है, रक्तज टाइप का स्प्लीनोमेगाली है। अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे, और कभी कभी ऐसा रहता है कि क्रॉनिक जो जॉन्डिस रहता है वो आगे बढ़ के, या हेपेटाइटिस ए बी सी डी जो भी है उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में स्प्लीनोमेगाली रहता है, उसको कंसिडर करना चाहिए। फिर थैलेसीमिया में भी बहुत ज्यादा स्प्लीनोमेगाली रहता है, उसमें भी रक्त की वो व्याधि रहती है। उसी तरह से हीमोफीलिया में भी रक्त की व्याधि है, उसमें भी रहता है। बहुत सारे जो सिकल सेल एनीमिया है, हेमेटोलॉजिकल एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सारे पांडु रोग का कॉम्प्लिकेशन में स्प्लीनोमेगाली रहती है। और जो मैंने ज्वर का बताया, आगंतुक ज्वर,
मलेरियल फीवर की वजह से स्प्लिनोमेगेली होती है, टाइफाइड फीवर की वजह से होती है, फिर चिकनगुनिया डेंगू की वजह से भी ये सब रहता है। ठीक है, उस सब को हमें कंसिडर करना चाहिए। जो नया प्लीहा रोग रहेगा स्प्लिनोमेगेली वो साध्य रहता है। वात पित्त वात कफ जो प्लीहा रोग रहता है वो कष्ट साध्य होता है, और बाकी जो रक्तज रहता है और जो सान्निपतिक रहता है वह असाध्यावस्था की तरफ जाता है। पेशेंट ने अगर डाइट फॉलो किया तो बच जाएगा, और नहीं डाइट फॉलो किया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अब चिकित्सा में हमें क्या करना है कि जब भी स्प्लिनोमेगेली के पेशेंट आते हैं हमें व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करनी है। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि स्वतंत्र व्याधि के रूप से प्लीहा रोग हुआ है या परतंत्र रूप से हुआ है। स्वतंत्र व्याधि अगर ज्वर है तो ज्वर की चिकित्सा करिए, आगंतुक ज्वर है या विषजन्य ज्वर है उसकी चिकित्सा करिए, और फिर साइड बाय साइड हम परतंत्र व्याधि की भी चिकित्सा करते हैं। तो रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान प्लीहा है, इसको कंसिडर करके रक्त के जितने भी चिकित्सा है जैसे रक्त मोक्षण है, विरेचन है, उपवास है, फिर रक्त प्रसादन करने वाले द्रव्य है जैसे कि चंद्रकला रस, ताप्यादि लौ, रक्त पाचक, आरोग्यवर्धनी, जो रक्त धातु है महामंजिष्ठादिक्वात, ये सब देना चाहिए। उसी तरह से हरितकी का प्रयोग करना है। कफज प्लीहा रोग है तो गोमूत्र हरितकी का प्रयोग करना है, कुटकी का प्रयोग करना है, और फिर विरेचन के द्रव्य हैं जैसे त्रिवितलयम है, आरगवत कंपिलावटी है, आरगवत कषाय है, वो हमें पित्त की सारी चिकित्सा करनी है। शमन करने वाली चिकित्सा में रोहितक का प्रयोग करना है, जो प्लीहक ने स्पेशली बताया, रोहित का घृष्ट, रोहितक घृत या शरपुंखा का प्रयोग बताया है। ये व्याधि प्रतिनिक शरपुंखा और रोहितक ये है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी रोहित का रिस्ट बनाती है, उसका प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा फायदा होता है। जो थैलीसीमिया के पेशेंट होते हैं उनको भी अगर हमने दिया, तो मैंने दिया है थैलीसीमिया मेजर के पेशेंट को जो सर्जरी एडवाइस किया था, लेकिन रोहित का रिस्ट देने से, रोहितक घृत देने से, रक्त मोक्षण करने से काफी हद तक स्प्लिनोमेगेली ये सिम्टम में फायदा हो गया। उसी तरह से ताम्र भस्म, भल्लातक जैसे लेखन करने वाले द्रव्य और जो स्त्रोतोरोध को दूर करते हैं, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आरोग्यवर्धनी वट्टी का प्रयोग, रोहित का रिष्ट का प्रयोग, कुमारी कल्प, जिस तरह से शतावरी कल्प बनता है उसी तरह से एलोवेरा जो जेल होता है उसको सारे जो पल्प होता है उसको लेके शतावरी कल्प की तरह चीनी के चाशनी में ऐसे करके ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर मिलता है। तो कुमारी कल्प का प्रयोग करने से, फिर अनंता कल्प का प्रयोग करने से, चंदन का प्रयोग करने से ये स्प्लिनोमेगेली का जो सिम्टम्स है उसमें काफी फायदा होता है। इसी तरह से सिरावेद करना चाहिए। और व्याधि जो है वो चिरकारित्व है, तो इसमें लंबे ट्रीटमेंट का हमें प्लानिंग करना चाहिए कि पेशेंट को मिलना चाहिए 9 महीने से 1.5 साल, इतना भी टाइम लग सकता है। और उसी तरह से ग्रंथों में तो बोला है कि कोई ऐसे लोहे का मुसल लेना है और उससे प्रेस करना है, लेकिन वो आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा बोला है। स्प्लिनोमेगाली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रेस कर करके दबाना है, ऐसे बोला है। और औषधियों के, और नहीं तो स्प्लिन के ऊपर भी हम लोग रख सकते हैं, या फिर लेफ्ट कुबैटल फोसा से हम लोग रक्त मोक्षण सिरावेद कर सकते हैं। और इसमें खाने में लघु आहार देना है, अविदाही जो पित्त का प्रकोप न करे ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है। उसी तरह से दुग्धपान, गाय का दूध या बकरी का दूध ये दे तो ये जल्दी फायदा। आरोग्यवर्धनी का अनुपान दूध रहता है उसका प्रयोग करें, रक्त पाचक का प्रयोग करें, रस पाचक का प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्प्लिनोमेगेली के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो आप ना पॉजिटिव होके, और जब ये ब्लड कैंसर के भी पेशेंट आते हैं, ल्यूकेमिया के भी पेशेंट आते हैं, उसमें भी स्प्लिनोमेगेली रहता है। तो एलोपैथी में केमोथेरेपी के अलावा कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में मैंने ऐसे किया है ब्लड कैंसर के पेशेंट में, मैंने रक्त व स्त्रोतस की व्याधि समझ के और स्प्लिनोमेगेली को यही ट्रीटमेंट, फिर हेपेटोमेगेली यही ट्रीटमेंट, और जो व्हाइट ब्लड सेल बढ़ रहे हैं रक्त व स्त्रोतस का सोच के रस पाचक, रक्त पाचक ऐसे द्रव्यों से, रोहित का रिष्ट, रोहितक घृत, ये सब दिया है। मेरे पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो गए। अभी आप लोग भी करने वाले हैं, आप बताइएगा। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग अपने अपने अनुभव बताइए। केवल यही व्याधि नहीं, और भी व्याधियों का आप लोग बताइए। मैं कंटिन्यू जल्दी जल्दी बोला हूं, आप लोगों को शायद समझ गया होगा सब चीज। आप लोग अनम्यूट करिए और बताइए कृपया। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी। जी सर। आपने स्प्लिनोमेगेली या कोई ऐसे व्याधि के पेशेंट देखे या ब्लड कैंसर के पेशेंट? हाँ सर, देखे ना ब्लड कैंसर का पेशेंट। थोड़ा बताइए आपको कैसे सिम्टम्स दिखे थे उनमें? सर वो जब मेरे पास आया था तो मैंने एक बार भी बात की थी, 4th स्टेज में था वो जी। उसको ब्लड कैंसर एक पर्टिकुलर ऑर्गन का हुआ था, उसका इलाज वो करीबन 15 साल से ले रहा था।
जी और लेते उसको फिर ल्यूकेमिया हो गया। वो पूरा एलोपैथी का जो कीमो करते 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 उसको ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो गया था। तो जी सर जब मेरे पास आया था तब तो मतलब ये हाल था कि उसका हर 2 दिन 3 दिन में ब्लड चेंज होता था और प्लेटलेट उसके डाउन हो जाते थे, तो वो उसको चलाने पड़ते थे। तो जी उसका इलाज करने का मुझे करीबन 23-24 दिन का मौका मिला। 23 दिन 24 दिन में उसका एक बार भी ब्लड ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और प्लेटलेट भी उसको चलाने नहीं पड़े और हीमोग्लोबिन भी करीबन 3 ग्राम बढ़ा था। जी तो एक दिन सडनली उसको हेडेक हुआ और जी वो ले गए वापस हॉस्पिटल में। जबलपुर का इलाज चला था उसका, तो वहां ले गए तो उसके 2 दिन बाद उसकी डेथ ही हो गई। जी। लेकिन सर वो 20-22 दिन 23 दिन आयुर्वेद की दवाइयों से उसका तो ब्लड क्या दवाई दिए थे? सभी वैद्य लोगों को भी बता दीजिए, थोड़ा उसको सीखने वही को सर मिलता है। उसका अग्नि पे काम किया था मैंने पूरा। हाँ रस कि भाई उसके अग्नि ठीक करो, तो उसके लिए वो आरोग्यवर्धनी भुट्टी दिया था मैंने, स्वर्ण वसंत मालती दिया था और आपका अभ्रक भस्म 1000 पुटी दिया था मैंने। उस समय मुझे याद नहीं आ रहा, ट्रीटमेंट काफी पुराना केस है। तब भी तो अंदाज से क्या क्या दिए थे ये बता दीजिए। मेन ड्रग मेरी वही थी, स्वर्ण वसंत मालती। अच्छा उससे मैंने उसको ठीक किया था। जी और यही सब था अपना प्रवाल पिष्टी सीतोपलादी चूर्ण, आपका आरोग्यवर्धनी, ये सब दिया था मैंने उसको। रसपाचक तो उस समय मैं जानता नहीं था ये सब चीजें, रसपाचक रक्तपाचक। लेकिन इस दवाई से वो 24-25 दिन जिंदा रहा और ठीक रहा और कोई दिक्कत। और मैंने उसको लंघन जरूर कराया, मैंने उसको दूध पे रखा था 24 दिन, सिर्फ दूध पिलाया था और दूध के साथ में फ्रूट्स के लिए रखा था बस। फ्रूट जूस और दूध पे रहा वो 24 डेज। जी। फिर लेकिन उसका डेथ हो गया था। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो किया ना सर। जी सर, जी सर। जी। अभी जिसको जहां मौत आती है उसको वैसे ही होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है जन्म मृत्यु वगैरह, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करें, इतना हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सर ये कितनी अच्छी बात है कि उसका 24 दिन तक ना उसका ब्लड उसको चढ़ा और ना उसको प्लेटलेट चढ़े। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। लेकिन हाँ ये वही चीज तो। नहीं है। लोगों को ये लगता है, वो पेशेंट ये बोल गया अपने परिवार में कि तुम लोगों ने आयुर्वेद के चक्कर में मरवा दिया। जी पर ये नहीं देखा किसी ने कि यार ये 24 दिन तक इसको ब्लड नहीं लगा, इसका नहीं, प्लेटलेट अभी जो ब्लेम करने वाले हैं उनको तो बहाना चाहिए, वो तो कैसे भी बोलेंगे, इधर भी बोलेंगे उधर भी बोलेंगे। नहीं, 20 साल से मॉडर्न मेडिसिन का इलाज करा रहे हैं, तब वहां तो जाके नहीं बोला कि हमारा ठीक नहीं हुआ। अभी आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना, आपने अच्छा काम किया, बस भगवान को मालूम है। अब कंडीशन इतना डेटोरिएट कर दिया गया और उसके बाद में लाएंगे और बोलेंगे चमत्कार करो, साईं बाबा जैसा चमत्कार करो, तो हम चमत्कार तो ना करेंगे। नहीं, तो अभी चमत्कार तो हुआ सर, चमत्कार तो है ही कि उतना आप। है, लेकिन हम अगर 100% सबको जिंदा ही रखेंगे तो कोई मरेगा ही नहीं। नहीं, वो समय से आ जाते तो वो जिंदा भी रहते सर। ऐसा है कि वो अगर हाँ, समय के पहले दिखाने आ जाता। जी आज उसने 17-18 साल पूरा मॉडर्न का इलाज लिया उसका कैंसर का। और बाद में जब एंड टाइम में जब वो समय ऐसा आ गया कि जब उसका हर 2 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और हर 2-3 दिन में प्लेटलेट चढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही कंडीशन खराब हो गई ना। बराबर। उस समय पे फिर आ रहे होगे। आप प्रशांत भट्ट जी, ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना, इसका काम आगे आने वाला है फ्यूचर में। जो हाँ भी सर, ये तो बिल्कुल है। ज्ञान होता है ना, उसका एक्सपीरियंस बाद में आता है। जी मैं जी जी। आपको बताता हूँ, आज मैं लीवर फेलियर के पेशेंट ठीक करता हूँ, तो मेरे पास भी 2002 में जब पेशेंट आते थे, सर के क्लिनिक से मैं निकला था, तो फिर मैं भी करता था, तो बहुत सारे पेशेंट नहीं बच पाए मेरे हाथ से, कोई बात नहीं, लेकिन उसका उपयोग मेरे को 15 साल के बाद हुआ ना। जितना मैंने किया वो अनुभव का मैंने किया कि यहाँ तक ये मेडिसिन इतना काम कर रही है, तो और पेशेंट की आयु है, तो मैं इतना आगे तक जा सकता हूँ। ये तो प्रैक्टिस होता है। जी सर। मैंने सर सब अग्नि पे काम, मैंने ये सब काम किया था कि यार रक्त धातु का निर्माण नहीं हो रहा है इसमें, तो हम कि अग्नि पे और उसके आम पे काम करें। जी तो वो रस धातु और रक्त धातु को ठीक करने का पूरा इलाज किया था, जी तो सब ठीक भी हुआ। जी। थैंक प्राउड यू ऑफ सर। यू सर, बहुत जी अच्छा किया आपने। जी सर। जी, थैंक यू। ठीक है, और डॉक्टर शशि मैम, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। जो प्रशांत सर बोल रहे थे ना, एक्चुअली सर जो वही है ना कि जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता। जैसे अभी मेरे चाचा जी थे,
मैंने उनको दिया था, मतलब इसका अपना जूम का आईडी दिया था, ऐड होने के लिए बोला था ना एक दिन कि हाँ आएंगे, अभी हार्डली 10 दिन पहले की बात है। हाँ तो अभी आज मेरे पास खबर आई, क्योंकि पापा के मामा के लड़के थे वो, हाँ तो कल वो एक्सपायर हो गए। तो और जब मैंने उनसे बात किया था तो अभी 15 दिन भी नहीं हुएंगे। तो मतलब करने का है कि आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो ना कि कब किसको जाना है। हाँ और काफी सालों से वो आयुर्वेद भी ले रहे थे, अपना एलोपैथी ले रहे थे। मेन ये है कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स उनको चला रहे थे वो बहुत डर डर कर सिर्फ पुनर्नवा चलाया था, और एक कुछ और चलाया था उन्होंने। हालांकि उनका किडनी उड़ने का ज्यादा चक्कर था, क्रिएटिनिन वगैरह 2.3 से एबव भी जा रहा था, सारी चीजें थी। तो मेरा कहना मतलब वही है कि जिस पेशेंट को जाना है आप कुछ बोल नहीं सकते हो। अभी जैसे उनका ट्रीटमेंट अगर हमने लिया होता हाथ में और 10 दिन बाद वो गुजर जाते, तो फिर यही होता ना कि नहीं यहाँ से हो गया। अब जी वो गॉड ग्रेस हम लोग के, मैंने आकांक्षा मैम को बोला था उनके पास में जाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद में रहते हैं वो लोग। तो जी हो जाता है सर इस तरह की चीजें, बट वो अनुभव बाद में काम आते में नहीं हैं। होती है, जो हमारे हाथ में है वो हम करते हैं, और हमें अपना काम अच्छा रखना है बस। हमें हाँ कुछ वो होता है सर। जैसे मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुई थी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2004 में। तो मैं थर्ड क्रॉप में थी, मैं प्रैक्टिस से मैं भी बहुत साल दूर रही सिर्फ इसी वजह से। मेरे अंदर मतलब वो बैठ गया था, मैंने कहा डॉक्टर होकर जब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ तो करने का मतलब क्या है, छोड़ो ये सब सारे काम। तो मैं इसीलिए अपने हस्बैंड के प्रोफेशन में आ गई थी। तो मैं भी 8-10 साल अपने प्रोफेशन से दूर ही सिर्फ इसी वजह से रही थी। मैंने कहा डॉक्टर कुछ कर तो पाता है नहीं, तो इंसान चला जाता है। बट बाद में समझ में आया कि नहीं, डॉक्टर किसी की मृत्यु को नहीं टाल सकता है। जिसको जब जाना है तो जाना है। हाँ, जी जितने दिन उसको जिंदा रहना है वो आयुर्वेद से सुखपूर्वक जी सकता है। और अगर सही लिखा हुआ है तो जब तक सांसा तब तक आशा, तब तक हम लोग काम करते हैं। जी तो ये चीजें बहुत बाद में समझ में आती हैं सर। जी यही कहना था सर। ओके सर। जिसको हम बचा सकते हैं वो बच ही जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, वही मैंने कहा ना कि जिसकी जितनी अगर लिखी है तब तो बच जाता है, अगर नहीं लिखी है तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अभी हमारा काम है सिर्फ मैं प्रयास करना। गीता पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं हम्म भी पढ़ाऊँ तो क्या बिगड़ेगा, लेकिन मैं अपना कर्म करके जा रहा हूँ। क्या उसका हम्म वो, या मुझे उसका पुण्य मिले या पाप मिले, कुछ भी मिले, लेकिन मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। उसका फायदा हम्म। मतलब संसार के लिए मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने भी कहा कि कर्म करो तुम, बस कर्म हम्म करो। हम्म। हाँ तो सर ने अपना काम किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उतने दिन नहीं हुआ, भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, आगे पेशेंट का हुआ 24 तो घंटों पेशेंट तो में कुछ आपने भी अच्छा कहते हैं। अचीव कर लिया। हम्म। जी, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। प्राउड ऑफ प्रशांत भट्ट सर। जी सर। सर एक तो आज पुनीति जो अपना केस पेपर है ना, जी वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। मैं पहले तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मैं विगत 10 दिन से जी वो हर पेशेंट को भरने दे रहा हूँ। और उसको भरने के बाद फिर मैं पेशेंट को बैठा के पूरी हिस्ट्री लेता हूँ, उसके साथ साथ में वो केस पेपर में पढ़ता हूँ। सर इतने सारे हेतु आ रहे हैं जो पेशेंट हमें कभी बताता ही नहीं है। जी इतने सारे उसमें नए नए हेतु मिल रहे हैं। और जब उस पर जैसे एक पेशेंट का मैं इलाज कर रहा हूँ करीबन 3 महीने से, मुझे जी 3 महीने बाद चला पता कि वो तंबाकू भी खाती है। अभी क्या अच्छा, कितना बड़ा हेतु है ये कि वो बीइंग अ तंबाकू। फीमेल, हेलो। मतलब लेडी होकर तंबाकू खाती है ना सर, आपने सोचा नहीं होगा। हाँ नहीं, मैंने कभी सोची नहीं कि यार ये क्या है ये, मतलब यार। तो वो केस वो पेपर तो होता है। वाकई बहुत जवाब है वो। हर जितने भी यहाँ पे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और आप क्लास लेने वाले हैं संडे को, उसको हाँ तो बहुत जरूरी है। उससे आधा पेशेंट तो आपका उससे ठीक हो जाएगा जो आप हेतु बंद करेंगे तो। अभी वो बांग्लादेश के पेशेंट नहीं है क्या, गौ मांस जी खा के उनको आपस मारा रहे, और हाँ अब मैंने सिंपल दवाई दिया लेकिन गौ मांस बंद किया तो इसलिए वो ठीक हो गया। मतलब हेतु पे काम करिए बस। बस बस सर, हेतु पे ही काम करना है तो आपका पेशेंट परमानेंट ठीक होगा। हाँ वही तो। बहुत सी चीजें सीखने मिली सर वो कि आज मैंने उनका केस लिया तो बहुत सी सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी कि ये सब ये करती है लेडी। और आपको मालूम नहीं, इतना मजा आता है ना जब हम करते हैं, सामने वाले को लगता है कि उन्होंने चमत्कार किया, लेकिन बहुत ही मतलब कोई भी बीमारी का हेतु ही कारण होता है, बीमारी करने का वही रहता है मेन। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो तो सर उस पर जरूर आप मतलब सबको बताएं। जी वो चीज से आप बहुत सीख सकते हैं सर हम लोग। जी। आप प्रभात पांडा सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? जी पांडा सर, सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। जी एक्चुअली जो भट्ट सर जो अभी बताया सर, जी वो मेरा भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है कि जब भी केस शीट को हमने फिलअप किया जी तो अच्छी तरह से पता चल रहा है वो जो जो पेशेंट बता नहीं रहा है यूजुअली, हाँ
बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इसका। ये भाई सर जो ऐसा है बिल्कुल कि हम लोग जब पूछते भी है ना पेशेंट से तो इतने पॉइंट्स पूछ भी नहीं पाते हैं, और हाँ। कई बार हम सोच भी नहीं सकते हैं सामने वाले के लिए कि हाँ हाँ उसकी ये चीजें होंगी या आदतों में ऐसा शामिल होगा। वो तो बहुत खंगालते खंगालते मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, 15-20 दिन की पहले की बात है। हाँ पेशेंट मेरे पास से जब से थी तब से बीपी ठीक था, क्योंकि नॉर्मली उसका फ्लक्चुएटिंग बीपी था, तो मैं उसको ये भी नहीं बता सकती थी कि चंद्रभेदी सिर्फ करो या सिर्फ सूर्यभेदी करो। हाँ एक दिन उसने मुझे रात को मैसेज किया कि मैम मेरा 160/दिस दैट बीपी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसका कहीं ना नब्ज दिखाती थी ना कुछ। फिर 2 दिन बाद बोलती है कि मैंने कुंभक अच्छे से कर लिया था, मतलब खूब रोकी थी। तो जब उसने रोका तो उसका बीपी फ्लक्चुएट हो गया और परेशान हो गई। फिर मैंने बोला कि ये अभी कर लो, आराम आ जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब आई तो नेक्स्ट डे भी नहीं बताई, फिर 2-3 दिन बाद बताई कि सुना होगा ना बाबा रामदेव बोलते रहते हैं रोकिए खूब। ठीक है, रोकना होता है, लेकिन आपको अपनी क्षमता से ऊपर नहीं रोकना आता है। अति क्षमता से ऊपर साहस अगर, नहीं करना है, अति साहस वर्जित ऐसे बोला है हाँ, ना। लेकिन सर सोचते क्या है लोग ना, कि लोग सोचते हैं कि अगर हमने कुंभक अच्छे से कर लिया मतलब जितने टाइम रोका तो उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। कुछ रिजल्ट नहीं आता, मैं आपको सच्चाई बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर प्राणायाम जो करवाती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में नहीं जाएगा क्या, बहुत ज्यादा अति मात्रा में अगर कार्बन वो तो डाइऑक्साइड। नहीं, और आपको क्या होता है ना कि हार्ट फिर सही प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। जी तो बहुत सेंसिटिव जो पेशेंट होते हैं तो उनको, जैसे इस पेशेंट को इतने जल्दी आ गए तो फिर बाद में बताती है। फिर मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं दिया था मेडिसिन में, क्या था, कहीं तो कुछ हुआ है कि क्यों बीपी राइज हुआ। गर्मी का मौसम ये भी नहीं, चिल्ड ठंडी है कि बीपी राइज होने की कोई वजह मिले खास। तब 2 दिन बाद उसने बोला कि मैंने रोका ज्यादा था। मैंने कहा आइंदा ये काम मत करिएगा, कुछ भी करना है मैं जैसे जैसे करा रही हूँ आप वैसे करिए बस। जी, तो ये चीजें होती हैं सर। इसीलिए जी हेतु सर। हेतु पे ध्यान दीजिए। जी सर। आप लोग अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक ही चीज याद रखिए, संक्षेपता क्रिया है वो निदान परिवर्जनम। और मैं जो केस पेपर देता हूँ ना, ये असल में जमदग्नि सर का है। तो मैं सर के पास जब था ना, तो सर ने 1 साल के रिसर्च के बाद ये बनाया केस पेपर। इतना जल्दी नहीं बनाया, ये मत सोचिए। सर ने पूरा रिसर्च किया पूरा हेतुओं का, फिर ये केस पेपर में एक एक पॉइंट डाले हैं और इसको मॉडर्नाइज थोड़ा किया है खान पान के हिसाब से, तब सर ने बनाया है। हमारे सर बहुत मेहनत करते हैं, आपको मालूम नहीं है। आप कभी जमदग्नि सर के पास आके देखिए, वो एक व्याधि के लिए इतना मेहनत करवाते हैं और करते खुद भी करते हैं, तब उनका मतलब हमें सीखने को मिलता है, इतना अच्छा लगता है। बाकी वैद्य लोग जो है ना, वो रटा रटाए फॉर्मूला वही वही लिखते रहते हैं, वही वही लिखते रहते हैं। कुछ नया चीज आना चाहिए हमें। जी जी सर, आप लेंगे तो फिर उसमें मुझे एक्चुअल में कुछ चीजें और भी समझनी सर, उसके उसके शीट हाँ में। हाँ क्योंकि वो थोड़े ऐसा ना कुछ 1-2 जगह मराठी के जो वर्ड है खान पान हाँ में, वो हाँ। मुझे कम समझ में आए थे, क्योंकि मैंने यूट्यूब से भी आपका सुना था और साथ में देखा था। तो थोड़ी वो चीजें और भी मैं अभी पूछूंगी जब संडे को क्लास में। होगा ना, संडे को हाँ होगा। जी। जो हाँ नए जी लोग सर। हैं, जो मतलब केस टेकिंग सीखना चाहते हैं, हम्म। कभी भी हम लोग कार स्टार्ट करते हैं तो हम लोग गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्लच दबा के फर्स्ट गियर हम्म। में गाड़ी लेते हैं, फिर उसके हम्म। बाद गाड़ी जब चलने लगती है तब सेकंड गियर में लेते हैं। तो जी ये सर। फर्स्ट गियर मतलब केस टेकिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर, वो तो है ही, सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पता बाद में चलता है ना क्या क्या किसकी गलतियां नहीं तो हैं। लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट्स लेके आते हैं और बोलते हैं सर इसका इलाज बताइए, मॉडर्न रिपोर्ट्स और इसका इलाज बताइए। फिर क्या समझ आएगा क्या करना है। हाँ, एक अभी निरोग स्ट्रीट पर था, कुछ लोगों ने केसेस डाले थे, तो जैसे एलोपैथी के डॉक्टर्स डालते हैं, तो उन्होंने वैसे डाला, यूएसजी डाल करके कंप्लेन एक मेन लिख दी यूटीआई टाइप की। हमने कहा सर प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री तो लो, तब ऐसे थोड़ी कोई दवा चलेगी। वही तो। तो ये चीजें तो है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे जो चर्चा होती है ना, वो बहुत जरूरी है सभी के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए। और ये छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ाया जाता है। किसी को क्या पड़ी है, कौन किसी के लिए कौन सोचता है इस दुनिया में, सब हाँ सर, जैसे मैं आपकी बात बताऊं, आज मैं आपका एक लेक्चर सुन रही थी, वो हाँ शुरात गुगुलू के अंदर में था, तो उसमें आपने लिखा था कि वात प्रकोप का, जैसे वात के स्थान में पक्वास है, ये सब सारी तो याद आते हैं, पर कर्ण जो है स्वतंत्री नहीं याद आता है। तो उसमें आप बता रहे थे कि ये किस वजह से, वात प्रकोप की वजह से उसको कर्णाद करच्छेद वगैरह हो रहा था। तो ये चीजें नहीं देखते, तो मुझे याद है कि मेरे आसपास भी 1-2 लोग को टेनिटिस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये हेतु मैंने सोचा ही नहीं था कि उनके ऐसे ये हेतु के बारे में पूछा भी जाए। मतलब अति व्यवाय था उसमें जो आपका पेशेंट था। जी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी सोचूंगी इस चीज को, वरना तो पकवासे वाला ही पार्ट ज्यादा हम लोग सोचते हैं कि भाई वात का प्रकोप वही होता है, कान की कोई परेशानी होती है तो उसमें नहीं सोचते हम लोग। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर मीनू बत्रा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं? आप कितनी अच्छी डॉक्टर हैं मीनू बत्रा मैम।
थैंक यू सर। सर अच्छी नहीं, आपसे सीख के बनना अच्छा अभी तो। सर मेरे को ना आज मेरे पास एक केस है, मतलब आ तो वो हफ्ते 10 दिन से रहे हैं, पर मैं भी मिसगाइड हुई उस केस में। एक्चुअली क्या था कि जैसे मैंने सिर्फ 18 साल का लड़का, भी मैंने ग्रुप में ना रिपोर्ट्स भी डाली है वैसे उसकी। 18 साल का लड़का है, तो उसके पैरों में ना सूजन थी हल्की। तो मैंने 2 दिन तो वो शोध करके पुरानावादी गुग्गुल और वैसे शुरू की इसको दी 5-6 दिन के लिए मेडिसिन। लेकिन वो 2 दिन उसने खाई, फिर वो नहीं आया। फिर वो दिल्ली में अपोलो वगैरह में जाकर टेस्ट वगैरह करा के आए। तो वहां से उन्होंने वो एडमिट भी हुए, तो उनका यूरिन टेस्ट हुआ तो उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा था, 3000 कुछ था। फिर उन लोगों ने उसको स्टीरॉइड दिया और कहा कि किडनी की बायोप्सी करनी होगी। तो फिर वो बायोप्सी के डर से वापस आ गए मेरे पास। तो फिर मैंने उनके टेस्ट कराए सीबीसी वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा एंटीबायोटिक दिया उसको, सिफाप्रोक्स वगैरह उस टाइम पर। फीवर भी हल्का सा था। तो उसकी स्वेलिंग ठीक हो गई थी। लेकिन एंटीबायोटिक तो मैंने सिर्फ 3 ही दिन दिया था, क्योंकि अभी मुझे पूरा केस वो समझ नहीं आ रहा था। और जैसे किडनी का थोड़ा मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके किया, कि उसको मैंने वही चंद्रप्रभा वटी पुनर्नवादी गुगुल गोक्षर गुगुल दिया, तो उसकी स्वेलिंग भी खत्म हो गई पूरी। लेकिन 7 डेज के बाद फिर वो स्वेलिंग आई, और यूरिन में प्रोटीन ठीक हो चुका था, बिल्कुल नॉर्मल आ गया था, 340 था, जो कि नॉर्मल रेंज में ही था उसका। तो मैंने उसका सिंपल ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन अब उसकी ना स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी। और फिर कल उसने बताया, मैंने वेट भी उसका पहले नोट नहीं किया था, तो उसने कहा कि इन्हीं दिनों में 20 डेज में मेरा वेट 5 kg इंक्रीज हुआ है, जबकि देखने में नहीं लग रहा था। सर फिर मेरा ध्यान एसाइटिस की तरफ गया, और मैंने उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वगैरह सब किया। तो मुझे एसाइटिस का ही लगा कि ये तो केस एसाइटिस की तरफ जा रहा है, जलोदर का। तो मैंने आज उनको फिर बोला कि आप तो पहले ना मुझे एक अल्ट्रासाउंड करवा के दो, क्योंकि कोई सिम्टम और किसी भी तरह से नहीं था। और फिर आया, अभी रिपोर्ट जस्ट अभी सेंड की उन्होंने, तो उसमें वो एसाइटिस ही आया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस केस को आगे कैसे लूं, क्योंकि उसमें एसाइटिस विद बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन, कि मुझे उसका कुछ टेस्ट कराना चाहिए कि फ्लूइड इतना कैसे बन गया, क्योंकि यंग एज है। उसकी हिस्ट्री ये रही है सर कि उसको पहले वीट एलर्जी थी, पेशेंट को बाय बर्थ ही जैसे। और जब वो 7 ईयर का था, उसने कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, तो उन्होंने कहा कि अब वीट एलर्जी ठीक हो गई है। 7 ईयर से लेकर 18 ईयर्स तक वो वीट लेता रहा है रेगुलर। अब मुझे इसका थोड़ा सा केस समझना था, कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको केस टेकिंग करना पड़ेगा इसमें। हाँ वो सर मैं करूंगी, वो क्योंकि उसने अभी रिपोर्ट भेजी है ना, तो मैं कल केस चेकिंग करके फिर बताऊंगी। मैं उसको रेगुलर बुला रही हूँ अपने पास अभी। हाँ, तो इसमें ग्रहणी दृष्टि के वजह से कफश शोथ हो रहा है, और ये ठीक है उधर सर। की तरफ जा रहा हाँ है। जी। ग्रहणी दृष्टि है पूरा। ठीक है सर। आम संचिति बोलते हैं। केस टेकिंग करिए, फिर बहुत मजा आएगा। फिर आपको सारा ऐसे जो होता है ना कि मेन स्टोरी ऑफ हाँ डिजीज, जी। वो सारा हाँ समझ आ जाएगा। सर, अब जैसे उसको कल बुलाओ, मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि उसका इफ्यूजन वगैरह चेक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए मुझे। आप करवाएंगी, वो आपको वो डायग्नोस्टिक टूल आप साइड बाय साइड कराते रहिए, लेकिन हाँ वो क्योंकि ना मेरे को ये था कि क्योंकि अभी मैं कहूँ कि मैंने ये केस फर्स्ट टाइम लिया है, तो मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज को। तभी मुझे था वो कि वो साइड बाय साइड कराते रहिए, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से हाँ हेतु। ट्रीटमेंट तो अभी भी मैंने उसको परसों भी जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी, क्योंकि जब मेरे माइंड में आ गया ना ये जलोदर वाला, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन भी है इस टाइम पर, तो मैं उसको ट्रीटमेंट तो ये आप लीवर व्याधि और प्रतिनिक चिकित्सा दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको दोष हाँ से समूर्छना कैसे हुई, क्या हाँ हुआ? वो मैं सारा सर, क्योंकि अभी तो मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि ये केस शुरू हुआ था किडनी को लेके सिर्फ। हाँ, तो कफश शोथ किडनी की तरफ जाएगा ही ना। ठीक है सर, ठीक है। यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानो विसर्पता निवृत्ति हम्म। कामा से ऐसो संप्राप्ति जागति आगति। ये संप्राप्ति का जो डेफिनेशन है कि कैसे ठीक। दुष्ट दुष्ट हो रहे हैं, कैसे कैसे ठीक। तत्वों में जा रहे हैं, ये हम्म। आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई नहीं सर्कल में रिटर्न में हिस्ट्री लेके बैठूंगी इस हाँ टाइम पर। हाँ। ठीक है। फिर हम्म, उसको मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। एक डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर है, प्यारे डॉक्टर हैं। शर्मा सर कुछ बताइए प्लीज। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सर ने हैंड रेज किया लेकिन भूल गए की बात करना है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सर मैं आपको वेट कर रहा हूँ। हाँ, सर मैं आपकी वेट कर रहा हूँ कि अब मेरा नंबर कब आता है। आ गया एक्चुअली आपका मैं बहुत नंबर, आ क्या गया है ना, आपका नंबर, आ जी गया। जी सर, जी जी सर, मेरे पास में एक पेशेंट है, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था। हाँ, करिए। मैं आपको उसकी रिपोर्ट भेज दूंगा।
जो भी सीबीसी मैंने एक रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन उसमें एक ईएसआर भी करवाई थी मैंने। ईएसआर उसकी 51 आ रही है सर, सीबीसी उसकी नॉर्मल है, लेकिन वो 51 ईएसआर क्यों आ रही है? और पहले से उसको क्या बीमारी क्या है? आप केवल सर उसको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से इलाज करना चाहते हैं, क्या बीमारी क्या है उनका? सर मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सर। एक्चुअली क्या है, उसको जो ना ग्लैंडुलर ग्रोथ आ जाती है सर। ग्रोथ यहाँ पर जैसे गले के पास में उसकी ग्लैंडुलर ग्रोथ निकल आती है। फीमेल पेशेंट है जी। और वो ग्रोथ की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस टाइप का। उन्होंने किसी से भी पूछा होगा, उसने बताया होगा। तो ये एक मतलब बाकी डब्ल्यूबीसी वगैरह में कहीं पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं आप दिखता। WBC ये सारी सबसे नहीं, उनका मुझे व्याधि बताइए, व्याधि और लक्षण बताइए, क्या तकलीफ है? सर हल्का सा जुकाम रहता है, हल्की सी खांसी ठुस ठुस इस टाइप से होती रहती है। और थोड़ा सा मतलब जुकाम तो परमानेंट रहता है, बस इतना ही है। और इसके ठीक अलावा है, कुछ भी जुकाम और रहता है ना, तो आप हेतु निकालिए कि वो दही खाते हैं क्या, दिन में सोते हैं क्या, केला खाते हैं, केला खा के पानी पीते हैं क्या, हेतु निकालिए। बिल्कुल मैं सर आपको बताता हूँ, दिन में सोते हैं और दही भी खाते हैं, खट्टी चीजें भी खाते हैं, खटाई भी खाते हैं सर, अचार भी खाते हैं। इन सारी चीजों को क्यों वो क्यों यूज करते खाती हैं। है, क्यों खाती है? अब क्यों? वो सर वो फीमेल पेशेंट है, हम उनको पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं हमारा मन होता है तो हम खाते हैं। तो बोलिए कि फिर जुकाम कैसे ठीक होगा? वो फीमेल पेशेंट है अब तो उनको ठीक करना हमारा ही फर्ज है, उनको पूरा स्वस्थ करना। डेफिनेटली सर। तो लेकिन सर मैं आप अभी पहले ना क्या कर... ये सार और ये सब है, ये साइड में रखिए, ये हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए जी सर। काम आते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले उनको बोलिए कि जी सर। दही मत खाइए, दिन में मत सोइए, खाना खा के पानी पी के सो मत जाइए, मतलब जो नियम है वो पूरा फॉलो करें, तब वो ठीक कर दीजिए। आप आयुर्वेद की दवाई से ठीक करेंगे, फिर ये सार भी वैल्यू ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जुकाम भी ठीक सर हो जाएगा। ये सर वैल्यू के लिए कुछ प्रॉपर कोई मेडिसिन क्या अपन यूज दिवा कर स्वाप सकते हैं? बंद कर देंगे। दिवा स्वाप की वजह से क्या क्या होता है, पीनस, श्वास, कास, जी ये सब बताया है, जी। तो दिवा स्वाप ही इलाज है उनका। अच्छा, कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी? मेडिसिन तो है ना, व्योषादि वटी दीजिए, व्योष दीजिए, त्रिकटु दीजिए, शुंठी दीजिए, सिंपल सिंपल दवाई से ठीक हो जाएंगे। नस से दीजिए उनको सरसों के तेल का या अणु तेल का, षडबिंदु तेल का। अच्छा आप सर मैं अभी इसको तरफ से घूम के आना चाहते हैं, घूम के आना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा सेप्टिलिन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, लेकिन वो ठीक नहीं होंगी। आप रूट कॉज पे इलाज डेफिनेटली। करिए, रूट कॉज पे इलाज करिए। एक्चुअली सर मैंने आपको पहले भी बताया था सर, मैं थोड़ा सा आयुर्वेद से जरूर हूँ, लेकिन मैं एलोपैथी के टच में थोड़ा सा तो हूँ। आप तो ऐसा इलाज करना चाहते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग आपके पास पेशेंट आते रहे, आते रहे, आते रहे। नहीं तो ऐसा आप नहीं सर, गलती मैं भी नहीं चाहता हूँ वो करिए। ठीक हो जाए, आराम मिले। हाँ जी हाँ, तो आप ना जी ये सर आपको पालन करने बोले, दिन में सोना नहीं है और ये सब करिए, वो ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेद पे विश्वास करिए, श्रद्धावान लभते। नहीं मुझे तो सर पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं। नहीं तो आप तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देंगे, मेट्रोनिडाजोल दे देंगे या एरिथ्रोमाइसिन देंगे, उससे भी वो कम हो जाएगा। सब एंटीबायोटिक सर दे। मैं एक्चुअली बताऊं, मैं अभी उसको सीपोडॉक्सिन सीवी दे रहा हूँ, और वो मतलब मैंने 2-3 दिन के लिए दी थी, तो जिससे उनका प्राइमरी जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए। प्राइमरी इन्फेक्शन कंट्रोल होने बीमारी के ठीक बाद नहीं में होगा, सर हाँ बीमारी ठीक नहीं होगी, ये मुझे पता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। इसीलिए और पेशेंट भी नहीं चाहता कि मुझे मतलब ज्यादा टाइम तक एंटीबायोटिक मिले। हाँ, तो आयुर्वेद में भी आप एंटीबायोटिक ढूंढ रहे हैं, एंटीबायोटिक में ढूंढिए नहीं आयुर्वेद। मैं एंटीबायोटिक नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सर मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन मिले जो उसको परमानेंटली कुछ ऐसा रिलीफ हाँ, मिले, या तो तो अगर इसे आप परमानेंट के लिए और होगा इन्वेस्टिगेशन चाहते हो तो मैं दिनचर्या, जी दिनचर्या और दही खाना बंद कर दीजिए। 1 साल दही नहीं खाएंगी तो क्या बिगड़ जाएगा उनका? नहीं कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। खट्टी चीजें सारी बंद करवा देंगे हम, सारी चीजें बंद करवा देंगे। हाँ अच्छा सर दूसरा एक पेशेंट है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा। हाँ। उसको बीट एलर्जी है सर। वीट एलर्जी ऐसे एलर्जी कुछ नहीं होता, वो ग्रहणी दृष्टि रहता है इसके में। आपको ग्रहणी सर कलर मैं आपको कैसे इसलिए करना बता है? रहा हूँ सर, वो 8 साल का बच्चा है, लड़की है, बच्ची है 8 साल की। उसमें क्या होगा मालूम है, वो गेहूं कुछ खाती होंगी, बिस्किट खाती होंगी, ब्रेड खाती होंगी, पछता नहीं है, क्योंकि कफज ग्रहणी दृष्टि है उनका। आपको कफज ग्रहणी की चिकित्सा करनी है, उनको वमन करा दीजिए, फिर उसके बाद में ग्रहणी का पाठ रस,
उसके प्रवाल पंचामृत, स्वर्ण परपटी, परपटी कल्प दे दीजिए, आसवरिश दे दीजिए, मृद्विकारिश, द्राक्षासव, द्राक्षादिश, और 3-4 महीना करिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में लाइफ लॉन्ग वो तो व्हीट सर मैं खाएंगे, उसके बाद में लाइफ लॉन्ग ब्रेड खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। सर मैं आपको एक बार रिपोर्ट भेजूं क्या? आप भेज दीजिए, और वो केस भी मुझे दे दीजिए, मुझे तो ऐसे मजा आता जी है, जी आपसे नहीं होता, मुझे केस मैं- दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। बिल्कुल, मैं डेफिनेटली आपको ही दे दूंगा सर। मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया, मैं इस तरह से ठीक करता हूँ, और मेरे पेशेंट लाइफ लॉन्ग सब कुछ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। थैंक यू सर, मैं आपको ये केस आपको दे दूंगा, ठीक है ठीक है, ठीक है। सर। ओके सर, थैंक यू। सर, आपको कैसा प्रणाम लगा ये प्रणाम सब? सर। बेसिक आयुर्वेद से आपको कैसा लगा ये सब? सर मुझे एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं सर, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मैंने 2009 में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी, तब से लेकर के मैं एलोपैथिक के टच में ज्यादा हूँ। मैं आपको रियल थिंग बोल रहा हूँ सर, मैं अभी तक आयुर्वेद के ज्यादा टच में नहीं था, लेकिन अब मैं आयुर्वेद के टच में आना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक्चुअली, मेरे किसी फ्रेंड ने आपका नंबर सजेस्ट किया था, वो आपसे काफी टाइम पहले से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे नंबर सेंड किया था, तब मैंने आपसे जुड़ा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ मैं टोटली आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही करूँ, मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद करना चाहता हूँ। लेकिन अब वो धीरे धीरे आदत पड़ी हुई है, तो जो भी पेशेंट आता है तो मैं पहले उसको एलोपैथिक दृष्टिकोण से देखता हूँ, लेकिन मैं उसको जाना चाहता हूँ, मैं लेके जाना चाहता हूँ किसी भी तरीके से वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, वो आदत खराब है ना, तो वो आदत की वजह से वो मैं डायरेक्ट उसको नहीं भेज पाता। तो वो सब जो सिस्टमेटिक तरीके हैं जो एलोपैथी के, वो ही मैं यूज करता हूँ। मैं आपसे केवल इतनी हेल्प चाहता हूँ कि मैं कोई पेशेंट की केस हिस्ट्री अगर मैं आपसे आप पूछूं अगर तो चाहते प्लीज हैं मुझे कि थोड़ा सा। आपका नाम हो, आप, मैं दवाइयाँ आपके एड्रेस पे भेजूंगा, आप ही दवाई दीजिए, और नाम आपका ही होगा, जी मैं बस ठीक करूंगा, जी नाम आपका ही होगा, बिल्कुल बीच में जो पैसा बिल्कुल। लेना है वो आप ले लीजिए, लेकिन आपका नाम होना चाहिए कि इन्होंने परमानेंट ही कर दिया। सर मुझे पैसे मिले या नहीं मिले वो इशू नहीं है, पैसे तो मैं देखो असली में सिखाना भी सबको चाहता ही हूँ होता कि हम लोग इस तरह है। से सोचते हैं और बीमारी को जड़ से निकालते हैं, ये भी एक चीज हो जाएगा। बस मुझे ये मुझे इतना मेरे ऊपर लोगों का विश्वास बढ़े। मेरे हाँ, साथ में बहुत सारे फ्रेंड हैं, जो मैं आपको सही से बिल्कुल सही 100% सही बता रहा हूँ कि मेरे साथ में एमबीबीएस डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब में है। उनको बहुत सारी बीमारी है, कई लोगों को, जैसे अभी अभी आपकी चर्चा चल रही थी, मैं खूब सुन रहा था, कई लोगों को एसाइटिस है, डायबिटिक है, कई लोगों को प्लूरल एफ्यूजन है, लंग्स डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारे पेशेंट है, मेरे पास पेशेंट है, लेकिन उनको 100% कहीं पर भी कोई प्योरिटी नहीं है। रीनल, आप रीनल स्टोन के तो ढेर सारे पेशेंट हैं, ढेर सारे। और आप सर कहोगे कि कोई भी पेशेंट को किसी भी टाइप की मतलब कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं है। वो दवाई लेते हैं, थोड़े टाइम तक ठीक रहते हैं, फिर दोबारा से वही कंडीशन आती है, और फिर दोबारा से फिर रिपीट करते हैं। और उनका कई बार उनका ऑपरेशन भी हो चुका, ऑपरेट भी हो चुके, लेकिन उनका एक स्टोन निकल जाता है, दूसरा स्टोन आ जाता है, दूसरा स्टोन निकल जाता है, तीसरा स्टोन आ जाता है। ये कंडीशन रहती है, कई पेशेंट की कंडीशन है। तो अब मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपको सर रियल थिंग बोल रहा हूँ कि देश की कंडीशन बहुत बुरी है। आप तो सर बहुत दूर बैठे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद से मुझे अगर कुछ तो हो सकता है मैं भाई। यही चाहता हूँ, मैं केवल ये नहीं चाहता हूँ कि डॉक्टर अरविंद पाठक का नाम हो, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी का नाम, और मैं तो अब एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, बाद में तो आप ही ठीक करने वाले हैं वो सब लोगों को। आपका एक दृष्टिकोण अच्छा क्लियर हो जाएगा आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से, तो आप तो खुद ही हेतु निकालेंगे, खुद ही ठीक कर देंगे सबको। मेरी सर मैं एक एक पेशेंट का आपको हेतु निकाल के दूंगा, अभी एक एक मेरे पेशेंट का सामने पूरे मुझे, हेतु जी बोलिए बोलिए। मैं एक एक पेशेंट का जितने भी उसके हेतु होंगे, मैं सारे जितने भी हेतु होंगे सब निकाल के आपको दूंगा। हाँ, अभी बस देखिए आप मेरे जैसे जमदग्नि सर ने मुझे सिखा दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया। अब मुझे थोड़ी ना जरूरत पड़ती है जी कि मैं हर केस जमदग्नि सर से पूछूं और मैं उसको सॉल्व करूं। तो वैसे ही मैं सर मेरे पास में रास्ता दिखा दूंगा, आपको ही चलना है, आपको ही आगे बढ़ना है। नहीं, डेफिनेटली मुझे सर आगे बढ़ना, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अभी तक जो कोई भी मिला है, मैं उतना आगे नहीं बढ़ पाया, मैं उतना तो नहीं मैं सीख हूं पाया। ना, जैसे मैं मेरे सबके साथ हूँ। डेफिनेटली सर, मेरे पास में एक पेशेंट आया था बहुत थोड़े से टाइम से पहले। एक लेडीज पेशेंट थी, लगभग अप्रोक्सीमेट 60 साल के आसपास की उम्र रही होगी, विडो थी, वो थोड़ा सा गरीब थी, और उसको मतलब एक तरीके से कह सकते आम बात था, जो मैंने जस्टिफाई किया, मुझे नहीं पता वो आम बात था या ऑर्थराइटिस थी, मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस थी, संधिवात था, मैं उसको डिफाइन नहीं कर पाया।
लेकिन मुझे जो लगता है उसको फीवर भी रहता था, उसको अपनी जॉइंट्स में स्वेलिंग भी थी, ये सारी चीजें थी, उसके साथ में उसको मतलब पेन भी रहता था। तो मैंने उसको जस्टिफाई किया था कि इसको आम बात। अब पता नहीं सही था या गलत था, मैं अपनी आयुर्वेद की नॉलेज नहीं रखता। तो मैंने उसको जो भी मेडिसिन दी, मेडिसिन के बाद में उसका कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। पता नहीं सर क्यों मतलब नहीं आपका निकला। मैंने बड़ी डायग्नोसिस जो है उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आप वो केस फिर से बताइएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सर मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं लेक्चर कंटिन्यू लिया हूं ना, मुझे प्यास लगी है, पानी पी के आता हूँ। तो मैंने शशि बिल्कुल मैम और बिल्कुल सर। अंजना मैम को को होस्ट बनाए। मुझे 5 मिनट जाने दीजिए, मैं आता हूँ 5 मिनट में। अंजना जी सर मैम, ठीक शशि है। मैम कृपया संभालिए थोड़ा, जी सर, गुड इवनिंग 5 मिनट में बस पानी पी के आता हूँ। जी सर। जी जी मैम। अंजना मैम नमस्ते। आप कुछ बोल। नमस्ते। जी जी सचिन मैम जी, नमस्कार सभी लोग को, नमस्कार जी मैम। हाँ, किसी को कोई केस डिस्कस करना है या कुछ पूछना है तो बोले, मैम है। मैं डिस्कस कर रहा था, मैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा हूँ, ग्वालियर के पास डिस्ट्रिक्ट भिंड है, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ जी सर, एमपी से। बोलिए। हाँ जी सर। एक्चुअली सर मेरी सर से बात हो रही थी आम बात के ऊपर। हाँ, मैं सुन रही थी सर। हाँ, जी जी। हाँ तो सर मेरे पास उसमें एक आम आपने बात। पेशेंट का पूरा हेतु निकाला था, किस वजह से क्या तकलीफ थी? मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हूँ। मैं पता नहीं, मुझे इतना डीप भी नॉलेज तो नहीं है आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद में और किसी का शायद माइक खुला हुआ है, वो म्यूट नहीं है वो। राहुल सर, आपका माइक प्लीज अभी कर लो। हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। एक्चुअली क्या है, मैंने उनकी पूरी बात सुनी और बहुत अच्छे से, जो मैं मतलब हर एक का पेशेंट का, चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, सब में एक ही सिस्टम होता है। वो पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं। सबका हिस्ट्री लेना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, चाहे कोई भी आप पैथी यूज करो। जी सर। जी। तो मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली। मैंने उनके खाने से लेकर के रात के सोने तक की जो भी हिस्ट्री थी, सुबह जगने से लेकर के रात की हिस्ट्री थी, मैंने पूरी कंप्लीटली उनकी हिस्ट्री ली। आई थिंक यही हेतु होता है, और इसी में अपन जान पाते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है और वो किस किस तरीके हेतु, दैट मीन्स आई थिंक कारण। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे उनका आमवात डायग्नोस आपने किया था, तो आमवात के केस में उनको कितने दिन ट्रीटमेंट चलाए थे आप? मैंने ये डायग्नोस ही नहीं कर पाया कि ये इनको आम बात है या संधिवात। एक्चुअली चलिए क्या, कोई मैं बात नहीं सर, ये डिसाइड थोड़ा नहीं कर मुश्किल पाया। चीज होती है। आमवात और जी। संधिवात जो हुआ भाई भाई बहन है, तो इनको हाँ। मतलब इनके केस में डिफरेंशिएशन कई बार मुश्किल होता है, बट उसमें आपको आम तो एटलीस्ट पता चल ही जाता है कई बार। और जी आमवात में नहीं, मेरे ख्याल से जितने बीमारी अगर बहुत ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी केसेस में आपको आम मिलता ही है। मतलब स्टिकी स्टूल का जो है ना, डेफिनेटली। वो आमवात में भी जी मिलता है। टिपिकल साइन सिम्टम होता है, जी जिनको हार्ट में स्टंट वगैरह पड़े हैं, अगर आप उन पेशेंट का पूछेंगे, क्योंकि पर्सनली मैं कुछ लोग को जानती हूँ तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ। तो मैंने हम्म। अनुभव, हार्ट पेशेंट ऐसे कम मैंने ट्रीट करे हैं, मतलब मेरे पास कम आए तो हम्म। उनमें भी होता है। तो आम तो सभी में सर होता है। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। बट जो दवा दिए थे तो क्या उससे उनको फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा था मैंने बहुत अच्छी कोशिश बहुत अच्छी की। मैंने उनको बहुत सारी मेडिसिन ऐसी दी, लेकिन उनको कुछ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको क्या थी, उनको हम्म पेन होता था, दर्द वो ऐसा होता था। तो वो दर्द हम्म में वो असहनीय दर्द होता था, वो दर्द से उनको रिलीफ नहीं मिलता था। तो लास्ट में कोई आकर बात के नहीं सर, टाइम लगता है कई बार आमवात के केस में, टाइम लगता है दर्द से रिकवरी होने में। कई बार बहुत पुराना आमवात होता है, 8-8 10-10 साल पुराना होता है, तब उस केस में थोड़ी तुरंत रिजल्ट आता है। या पेशेंट आपके पास नया आ जाए, उसने स्टेरॉइड स्टेरॉइड नहीं। खा एक्चुअली करके सब मैम, कुछ। हम्म एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आयुर्वेद में हमेशा पेशेंट वही आते हैं जो क्रोनिक होते हैं और लॉन्ग टाइम से होते हैं। हमेशा नॉर्मल पेशेंट आयुर्वेद में नहीं आते। तो जो लोग समझ जाते हैं कि कहीं और ट्रीटमेंट नहीं है, वही आयुर्वेद की तरफ बढ़ते, वरना नहीं बढ़ते। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको बताऊं, ये एक रूरल एरिया है। जी आप सर। लोग पुणे से बिलोंग करते हो, पुणे में थोड़ा सा नहीं सर, लेटेस्ट मैं टेक्नोलॉजी इधर है, से लेकिन हूँ एक्चुअल में। वो अरविंद पाठक सर पुणे के हैं, हम इधर चंडीगढ़ साइड से रहते हैं। बट बिलोंग मैं यूपी को ही करती हूँ सर। वो आपको मेरे बोलने के लहजे से पता चल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि आप कहाँ से हो, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ ना। तो नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि लहजे की बात मैं कर रही हूँ, आपका जो बोलने का तरीका होता है तो वो चीज छोड़िए। जैसे होता है ना, मैं आपको कर रही हूँ, अमवात के केस में कभी पेशेंट आता है तो जैसे और कारण आप ढूंढते हैं, तो आयुर्वेद में एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, आयुर्वेद में अग्नि पर जरूर ध्यान दीजिए पेशेंट के।
और आमवात या संधिवात कुछ भी है ना तो पता करेंगे, तो उसमें आप नहीं भी कोई पेशेंट अगर ऐसा दिख रहा है तो भी 2-3 दिन का तो आम का पाचन कर ही देना चाहिए। कुछ ऐसी औषधियाँ नहीं मतलब जो अब एक्चुअली क्या है, जैसे भी हाँ जी कोई सर। पेशेंट आता है इस तरीके से ओस्टियोआर्थराइटिस का हो या आम बात का हो, तो वो सारे पेशेंट की कंडीशन यही होती है कि उस पेशेंट में हमेशा आम रहता ही है और आम होने की वजह से उसकी अग्नि जो होती है मंद पड़ जाती है। हाँ तो सर दीपन और वो पाचन उसको अनुलोमन तो उसमें कराइए। नहीं वो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती मैम, उसकी मेन प्रॉब्लम ये आती है कि पेन, ये दर्द, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास पेशेंट काफी है, घुटनों के दर्द के पेशेंट है, रीनल स्टोन के पेशेंट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है इनके दर्द को क्विक अपन रिलीफ नहीं दे सकते, और क्विक रिलीफ देने के लिए अपन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, बस वहीं पर पेशेंट को मन में नहीं शंका सर, पैदा मैं आपको होती है। बता रही हूँ सियाटिका वगैटिका में भी पता है आपको बहुत अच्छा पेन होता है ना, इंटेंस पेन। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हस्बैंड को खुद सियाटिका हुआ था, मैं आपको रियल हिस्ट्री बता रही हूँ। जी 2020 की बात है, नहीं 2019 में उनको फर्स्ट टाइम हुआ था, जुलाई में। 2019 की जी। जुलाई में जब हुआ था तो मेरे घर वालों का तो अप्रोच थोड़ा सा एलोपैथिक रहता है, क्योंकि और लोग हम्म यूएस रिटर्न वाले बंदे हैं हमारे घर में। तो वो लोग हम्म लेकर गए उनको प्रॉपर बंदे, मतलब यहाँ पर एलोपैथिक सर्जन ने देखा है, जो एमबीबीएस एमडी ऑर्थो हम्म वाले थे, देखे थे। पहली बात तो मैं आपको एक बात हम्म बताऊं, ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तब पर बोलती हूँ, डायग्नोज तक नहीं कर पाए थे सियाटिका है, उन्होंने एमआरआई सब कुछ करा लिया था। ठीक है सर, तो मेडिसिन चली थी, जानबूझ के उसमें करवाते हैं मेरे मैम, हस्बैंड को एक्चुअली क्या 15 दिन एमआरआई का आपको, एमआरआई में तो एमआरआई का आपको L3 मतलब L4 पता है? 5 में डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे ना। नहीं, अब एक्चुअली दूसरा भी रीजन है मैम, आपको पता है नहीं वो सब जानते कोई हैं। बात नहीं सर, एक्चुअली बताइए एमआरआई बोलिए। होती है, एमआरआई होती है 5500 रुपए की लगभग अप्रोक्सीमेट, मैं मानता हूँ जहां तक हाँ मेरे वो एरिया में होती है। हाँ वो तो होती हाँ है यहाँ पर, हाँ मेरा कहने का हाँ, मतलब उसमें तो है कि सीधे डॉक्टर के पास तो 1500 या 2000 रुपए जाते हैं, तो वो आप मैं वो चाहो नहीं बता या रही, नहीं मैं चाहो। आपको ये बता रही हूँ सर कि एलोपैथी में भी डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए थे और 15 दिन हस्बैंड को लगभग बेड रेस्ट पर थे, मेरा कहने का मतलब है। फिर नहीं 2020 डायग्नोस की कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ 2020 की जनवरी में जब उनको वही अटैक हुआ तो मैंने कहा इस बार एलोपैथी में नहीं करना है, तो हमारे नोन में एक बहुत बड़े वैद्य हैं, फिर उनसे दवा लिया था, मतलब उनके उसके हिसाब से, मैंने उनको नहीं चलाया क्योंकि अपने घर में दवा कम चलाती हूँ। जब मेजर हम्म इश्यूज लगते हैं तो उसमें फिर मैंने उनसे सजेशन लेकर के चलाया था वैद्य जी से, और एक सिंगल डे उन्होंने बेड रेस्ट नहीं किया था, अपना काम करते हुए मेडिसिन लेते हुए सारी चीजें उन्होंने किया था और बहुत जल्दी रिकवरी हुई थी। मीन्स जो एक होता है जी कि जब एलोपैथी में गए थे तो ये हालत थी कि 15 दिन तो पूरा घर सर पर उठा हुआ था, क्योंकि एक बंदा टोटल बेड रेस्ट हो हम्म, जाता है तो आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन है। तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर मैं एक्चुअली पेन को लेकर आपको बता रही हूँ, तो पेन के मामले में उन्होंने और हम्म बीटी के बृहत्वा चिंतामणि रस वगैरह सारी चीजें देते हैं, बट मेरे हस्बैंड का हम्म कहना है कि महायोगराज गुगलू एलोपैथी के पेन किलर से ज्यादा बेटर काम करता है, और मैं अपने बहुत सारे हम्म। पेशेंट को महायोगराज गुगलू एज ए पेन किलर चलाती हूँ। हाँ ये है कि अगर पेशेंट अब को बहुत मैं आपको साइकोलॉजिकली हो रहा था तो प्रॉब्लम आती है, जैसे दिमाग मैं बन गया आपको कि बताऊं नहीं मैम, आयुर्वेद दवा असर नहीं करेगी सर। मैं आपको बताऊं मैम, नहीं महायोग। इसमें डॉक्टर हाँ साहब जी मैं सर कहना बोलिए। चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज आ रही है सर, हाँ जी सर बिल्कुल सुनाई बिल्कुल दे रहा बिल्कुल है, प्लीज बोलिए। आवाज अच्छे से आ रही है ना? हाँ जी साहब बिल्कुल सर बिल्कुल आ रही है अच्छे से आ अच्छे रहे से, हैं प्लीज आपको। बोलिए। हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि साइटिका पेन में मेरा जो पेशेंट था वो मतलब जयपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा, सवाई मान सिंह, उसमें हाँ सवाई साइटिका मानसिंह सुना पेन है सर। साइटिका पेन का पेशेंट 4 दिन एडमिट रहा, कोई भी पेन किलर से उसका पेन सबसाइड नहीं हुआ, बाद में जो उनको सडेशन देते हैं उसी से सबसाइड होता है, और बाद में वो पेशेंट वहां से ऑपरेट कंडीशन में गया था, फिर वो किन्हीं कारणों से ऑपरेट नहीं हो पाया और उसके बाद वो वापस रिटर्न होके मेरे पास आया, फिर मैंने उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट किया था और फर्स्ट डे से ही जैसे उसका पेन रिड्यूज हुआ वैसे रिड्यूज होते होते आज वो कंप्लीट क्योर है और बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भेजता है और इवन 7 दिन में 2 दिन में एक बार मेरे से मिलने आता है, क्योंकि वो लोकल वहाँ का सर मुझे पेशेंट है, सर अच्छी पर्सनैलिटी जी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपन अग्निकर्म करते हैं प्लस मर्म थेरेपी करते हैं प्लस जो विद कर्म करते हैं, तो मैं कोई भी साइटिका का पेशेंट होता है उसमें तीनों कर्म एक साथ करता हूँ, विद कर्म ओके भी करता हूँ,
उसका अग्निकर्म भी करता हूँ और उसका रक्तमोक्षण भी करता हूँ। और मेरे हॉस्पिटल से जाता है तो 50 से 60% पेन को रिड्यूस लेके जाता है वो। मतलब गांव वाले है ना इस चीज को अच्छे से जानने लग गए हैं कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी अगर कमर दर्द का, घुटने का दर्द का, पैर का दर्द का कैसा भी केस है तो पूर्णतः आराम होके जाता है। जो नवीन सर ने हमें जो साइटी का मर्म के सारे पॉइंट्स बताए, पूरे 6 के 6 जो पूरे बता रखे हैं ना, सारे पॉइंट्स को करने के बाद उसके बाद उसको विद कर्म किया जाता है। विद कर्म करने के बाद फिर मैं रक्तमोक्षण करता हूँ और उसके बाद फिर उसका अग्निकर्म करता हूँ, जो मुझे लगता है स्वेदन करा के, मतलब स्नेहन करा के फिर स्वेदन करा के फिर मैं अग्निकर्म करता हूँ। तो इस प्रोसेस से पेशेंट को 60% आराम मिलता है। लेकिन फर्स्ट डे पेशेंट मेरे पास कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक वेटिंग करने के बाद फिर मैं उसका ट्रीटमेंट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जब से मैंने आयुष दर्पण ज्वाइन किया है और पहले भी कई वर्कशॉप ज्वाइन किए है और आयुर्वेद में पूरी तरह डिवोट हुआ हूँ, तब से मतलब नंबर ऑफ पेशेंट ओपीडी लगभग 20 से पर डे बढ़ चुकी है। जहाँ 0 से 5 ओपीडी रहती थी, आज मेरी ओपीडी हॉस्पिटल की 20, 25, 30, 33, 35, 29 तक रहती है। और उसका रिफ्लेक्शन ये आ रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट क्योर हो रहे हैं। जो चीज डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि पेन में रिलीफ नहीं मिलता, अब जैसे रीनल कॉलिक का पेन का पेशेंट आता है। डॉक्टर मुकेश जी आपको रोक सकता हूँ क्या? हाँ, मैं एक चीज और बोलता हूँ। आप रीनल कॉलिक के पेशेंट को कभी भी अवपीड़क स्नेह जो सर बताते हैं ना, घी का सेवन कराते हैं रीनल कॉलिक को, उसको 10 ml या 15 ml घी आपको खाने से पहले और 10-15 ml घी खाने के बाद यानी उसका अच्छे से स्नान कराओ, आपको उसमें भी तुरंत रिलीफ मिलेगा। और जो कनका सब जो सर दिलवाते हैं उसका भी साथ में लो तो रिलीफ मिलेगा। और जो वात के पेशेंट में जैसे मैडम बता रही थी महायोगराज गुग्गुल है, तो महायोगराज गुग्गुल को हींग के साथ सेवन करवाओ और बेटर रिजल्ट मिलता है। अब बताओ डॉक्टर साहब आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, अब आपने एक बात लास्ट में सर जोड़ दी कि महायोगराज गुग्गुल को अपने हींग के साथ में यूज करवाओ। एक्चुअली क्या आपने अनपान बदल दिया। अब ये तक मैं उसको यूज करवा रहा था पानी के साथ में, तो अनपान का इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में 100% है। इस बात को तो हम भी मानते हैं। नहीं डॉक्टर साहब एक बात मैं कहूंगी। साहू सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर अग्निकर्म के लिए आप कौन सा सलाह का यूज करते हैं? नहीं, मैं जो वैद्य तलहार सर की जो सलाह आती है उनका प्रयोग करता हूँ। कई मतलब पहले तो मैं पंचधातु सलाह का सर? जी और पहले जब मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं था तो तब केवल लोह सलाह का, जो मैंने एक मेरे पर्टिकुलर जो अपनी ये आरी नहीं आती मोटरसाइकिल के जो मोटरसाइकिल का जो आरा होता है उसको मतलब उसमें लकड़ी के हत्थे में बेल्ट करवा रहा, मतलब जोड़ रखा था और डायरेक्ट उसको गैस पे गर्म करके डायरेक्ट पंच करता था। और जब मुझे वहां से नंबर मिले थे तब से मैं वो पंच धातु सलाह का है उसका प्रयोग करता हूँ। उसको कई प्रोसीजर में काम में लेता हूँ तो वो बहुत अच्छी है। वो क्या कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और जो धातु की सलाह का होती है जैसे लोह सलाह का होती है उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो क्या है कि अच्छे से थोड़ा भेज देना। वो मैं आप उनके नंबर वगैरह और वो उनकी जो सलाह है वो भेज दूंगा। बहुत मतलब इतनी अल्टीमेट सलाह है। अब मेरे पास उन सलाहों को लगभग 3 साल हो गए, तो उनको मैंने कई हजारों बार काम में ले लिया। पर डे कम से कम 2-3 बार तो वो गर्म होती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 2-3 बार गर्म नहीं होती, और कोई सी भी गर्म होती है। बहुत अच्छा। और मुकेश जी सर अगर वीडियो होगा तो अग्निकर्म का वीडियो होगा तो डाल देना ना ग्रुप में। वीडियो तो बहुत सारे मैं डाल दूंगा, सारे डाल दूंगा। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मुकेश जी। अभी आपने जितनी सारी बातें बताई बहुत अच्छी है। मैं सर ये केवल अभी मैं एक्चुअली क्या है अग्निकर्म या विदग्ध कर्म ये अपन मतलब स्टार्ट में पेशेंट को अपन यूज नहीं कर पाते। कई पेशेंट इसके लिए तैयार भी नहीं होते। मैं आपको रियल थिंग बोल रहा हूँ। नहीं देखो डॉक्टर साहब आपकी बात रोकूंगा। पेशेंट फर्स्ट दिन कोई तैयार नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होते। आज लेकिन क्या कंडीशन है कि पेशेंट मेरे पास किसी के रेफरेंस से आता है तो उसको सारी चीजों का पता रहता है। अभी मैं आपको एक केस बताऊंगा कि एक हर्पीज का केस था। तो उसको मतलब फीमेल पेशेंट थी,
वेजाइनल पार्ट्स पे उसको हर्पीज हो रहा था। हर्पीज जोस्टर इतनी भयंकर, डेफिनेटली यूरिन पास नहीं कर पा रही थी और मेरे पास लीच अवेलेबल नहीं थी। तो पेशेंट का हस्बैंड 70 किलोमीटर दूर, मेरा फ्रेंड था, उसके पास लीच थी, तो वहां से लेके आया और उसको मैंने लगाई, तो उसको फर्स्ट डे 70% रिजल्ट मिला, 70%। तो मतलब वो भी आश्चर्यचकित हो गई, क्यों कि उसको किसी ने बोला था, किसी उसके फ्रेंड्स को पता था कि उनके हस्बैंड को जब हुआ था तब उनको मैंने वो लीच लगाई थी। वो जो 4-5 दिन उसने एलोपैथी मेडिसिन खाई थी, साइक्लोवियर 800 mg की 5-5 डोज पर डे की, कोई रिलीफ नहीं आया। कितने हैवी पेन किलर एंटीबायोटिक खाली, रिलीफ नहीं आया। लेकिन उनको मैंने जब लीच लगाई फर्स्ट दिन, तो उनको कम से कम 60-70% आराम आया। तो उनकी वाइफ ने उसको मतलब उनको कन्विंस करके भेजा। तो पेशेंट ऑलरेडी मतलब तैयार होके आई थी कि डॉक्टर साहब इस ढंग का ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके हस्बैंड साथ में आया था, उसकी सिस्टर ने। डॉक्टर साहब आप बता रहे हो तो ना, इसलिए अब ये मेरी बात सर सुनिए सर। एक्चुअली क्या है कि अब इस टाइप का अगर कोई पेशेंट आता है तो 101% वो किसी नए डॉक्टर पर कतई बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, है ना। और इस तरीके का ट्रीटमेंट तो सुनिए, एक मिनट मैं एक बात कहना चाहती हूँ। शर्मा सर और साहू सर ने बहुत अच्छा बताया। सर मैंने भी अग्निकर्म किया था, बट मेरे हस्बैंड पर उसका रिजल्ट नहीं आया था। तो मुझे फिर किसी ने बोला ऐसा नहीं कि 1-2 पेशेंट पर नहीं आता है तो आगे नहीं ट्राई करना है। मेरा एक्चुअली मैं वो नहीं कहना चाहती सर, मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ जो शर्मा सर की प्रॉब्लम है मुझे समझ में आ रहा है। अभी सर आप जितना मुझे समझ में आ रहा है, देखिए एलोपैथी का ट्रीटमेंट करने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि मैंने भी एलोपैथी में काफी टाइम किया हुआ है। गायनी को छोड़ करके गायनी में प्योर आयुर्वेद शुरू चलाती थी। तो वहाँ जो अप्रोच रहता है ना, हमारा अप्रोच ही अलग होता है। तो जब हम आयुर्वेद में घुसते हैं तो शुरुआत में हमारा भी नजरिया उसी तरह का रहता है। तो जब धीरे धीरे बिल्कुल आयुर्वेद के हिसाब से समझेंगे अग्नि का कंसेप्ट, और अग्नि का जब अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा, या दीपन पाचन अनुलोमन वाला कंसेप्ट समझ में आएगा, या सर और भी चीजें जब आप इस पैनल से जुड़े हैं तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट करेंगे सर, तो आपके पेशेंट में रिलीफ आएगा, पहली बात है। दूसरी बात, अगर आपने मान लीजिए आयुर्वेद का कोई पेन किलर चलाया, चाहे महायोगराज गुगलू है, और पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये लिख कर रख लो कि पेशेंट को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप वहां पर एक कार्डियक टॉनिक चला दो। आप बैठकर मत सोचो कि बृहत्वा चिंतामणि रस महंगा आता है या कोई और रस औषधि महंगी आती है। आप जब उसके साथ चलाएंगे, क्योंकि जिस वैद्य जी ने मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट किया था वो यहाँ नहीं थे, पेशेंट वैद्य जी वो बिहार के थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे। मैंने 2 मिनट बात बताया, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है, मेडिसिन बताओ। उन्होंने लंबी लिस्ट लगाई, एक वक्त में दवा आई यहाँ से 5-6 हजार की, ठीक है, 15 दिन की या 10 दिन की। तो मेरा कहने मतलब है कि जब आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे आयुर्वेद की दवाओं से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो बड़े वैद्य करते हैं कि डोज भी अच्छी चलाते हैं, आप भी अच्छी डोज चलाइए, आप भी बड़ी बड़ी दवाएं चला लीजिए। फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो आप भी, हाँ जी सर। नहीं, लेकिन ना मुझे ये कहना है कि जैसे मुकेश साहू जी ने अपना एक नाम है सब ऑरा बना दिया है कि इनके पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो ये सुन के ही आते हैं कि ये हर्पीस के पेशेंट आएंगे तो रक्त मोक्षण करेंगे। वहां ना की गुंजाइश नहीं होती है, वहां वो आते ही है। वैसे जैसे हमारे जमदग्नि सर हैं, उनके पास ये ट्रीटमेंट लेना है, इस तरह के काढ़े लेने हैं। ये लोग जो माउथ पब्लिसिटी से लोग जो सुनते हैं ना, उनके दिमाग में फिक्स रहता है कि हमें लेना ही लेना है, काढ़ा लेना ही है, ये डॉक्टर का ये स्टाइल है, ये ऐसे ही ठीक करते हैं और ठीक करते हैं, ये मालूम हो जाता है। तो ये बनाना पड़ेगा, इसके लिए 3-4 साल मेहनत करना पड़ेगा, एक ही दिन में नहीं होगा। हाँ सर, ये बात सही है। एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप उसको शॉर्ट टर्म मतलब छोटे दिनों के लिए दवा दो। जैसे आपको लगता है कि पेशेंट को दवा कॉस्टली भी नहीं पड़े, पेशेंट दोबारा भी आपके पास रिपीट आए, आपको उसमें समझने में भी टाइम लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पेशेंट को 3 दिन 4 दिन 5 दिन की दवा दो। पेशेंट की हिस्ट्री आप लिख के रखो, नोट करके रखो दिमाग में, फिर आके उसको स्टडी करो कि ये रोगी आया था तो इसको अपन ने देखा, तो अपन को क्या लगता है कि इसमें कौन से मतलब रस धातु, मतलब कौन से धातु की दुष्टि है, कौन से उसकी दुष्टि है, उसके बाद कौन सा इसमें स्रोतस दुष्ट हो रहा है या कौन सा स्रोतस अवरुद्ध हो रहा है, कौन सी वायु की विकृति या पित्त वातज की लग रही है, वो आप आके जब पढ़ोगे और उसके बाद फिर जब 5 दिन बाद वही पेशेंट आपके पास रिपीट आता है, तब आप उसकी मेडिसिन में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो, तब आपको रिजल्ट बहुत ही बहुत अच्छे बात बताइए। तो वही तो दीपन पाचन अनुलोमन देके भेज दीजिए, उनको भूख लगने लगा, पेट साफ होने लगा।
उसके बाद में स्टडी कर लीजिए। मुकेश सर जी मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली बताओ सर सर। जैसे आपने बोला कि जैसे 2 दिन 4 दिन के लिए अपन मेडिसिन है। एक्चुअली जो मैंने अभी तक मुझे पता आयुर्वेद का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब जैसे ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हैं आयुर्वेद का नॉलेज ज्यादा नहीं है? आप BMS डॉक्टर हैं, सर 4.5 साल पूरे आपने इसमें 4.5 साल की पूरी डिग्री की देखो अरविंद सर ने ऐसे मेरे मुंह की डेफिनेटली बात छीन आयुर्वेद ली। मुझे पता नहीं, पता है आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, बस ऐसे बोलिए। आपको आता है आयुर्वेद हाँ सब बस इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सर आता है इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं सब। किया, ये बात सही है, मुझे आता है लेकिन हाँ मैंने वो पढ़ा है। लेकिन सर मैं आपको यहाँ जैसे सर मुकेश सर साहू कह रहे थे कि यहाँ 2 दिन 4 दिन की मेडिसिन, तो मैंने कई पेशेंट को कोशिश किया इसको 2 दिन की 5 दिन की दवाई देते देखूं और उसके बाद में इसका रिजल्ट देखूं। तो 2 दिन 5 दिन की एक तो लूज में अपनी मेडिसिन नहीं आती। प्रॉब्लम ये आती है कि लूज में मेडिसिन अपने पास अवेलेबल नहीं है, या तो वो सारी मेडिसिन अपन अपने पास में इकट्ठी करके रखें, तो ये पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब ये क्या उसमें देखो बात है? ऐसा जो बड़ी आप 1 महीने की दवाई क्यों दे रहे हैं? आप दवाइयां रखिए, सब दवाई रखिए, 7 दिन का दवाई दे दीजिए उनको। जो व्याधि नहीं खास का पेशेंट है, खांसी की सितोप्लादी दे दीजिए, श्वास कुठार दे दीजिए। ये दे के आप जाइए और उसके बाद में आप डिसाइड करिए। नहीं, इसमें ऐसा हो सकता है ना कि आपको लगता है भाई एक तो कोई ना कोई रोगी के पास क्या है कि जैसे सर बताते दीपन पाचन अनुलोमबल, इसमें सबसे बेस्ट चीज होती है कि आरोग्यवर्धनी हिंगवाष्टक और एरंडिस्ने, तो ये तो कॉमन होता है। और जो पित्तज प्रकृति वाला है वहां हिंगवाष्टक हटा लो, आरोग्यवर्धनी ऐड कर लो, पित्तज नहीं है तो दोनों चीजें ऐड करके दे दो। 3 दिन बाद जैसे सिम्टोमेटिक काश श्वास ज्वर का है तो सर बता रहे वैसे दे दो, सिरासूल का है तो जैसे जो व्याधि के अनुसार है वो दे दो। 3 दिन बाद आप उसकी अच्छे से हिस्ट्री निकालो, पेशेंट को अच्छे से देखो। आधी बातें तो अगर आप उससे अच्छे से सुनोगे ना तो मरीज आधे तो वैसे ही ठीक हो जाता है, और आपको भी उस चीज का पता लग जाता है कि रोगी को किस प्रकार की व्याधि है। और जब आपको समझ में आ जाएगा कि व्याधि है, कौन सा रोग है, और आप जब वो चिकित्सा करोगे, आप कुछ भी दो मरीज को 100% आराम आता है, क्योंकि मरीज इतनी जगह से ठुक पिट के आता है, लुट पिटा के आता है कि आपके ऊपर आंख मीच के विश्वास करता है। आयुर्वेद के ऊपर तो ऐसे विश्वास करते हैं लोग कि भाई अब तो यही ठीक करेंगे और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमें ठीक कर सकती है। और दूसरा बात है कि खुद का कॉन्फिडेंस रखिए। बिल्कुल सर, आजकल तो वाला सर ऐसा ही हो रहा है। आजकल आयुर्वेद के पास में जो लोग आते हैं वो ऐसे ही आते हैं और विश्वास नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा जो अपन को नहीं आते हैं नॉलेज होना ना, चाहिए। अपन जो आते हैं आपका टेस्ट करने आ रहे हैं, तो वो आपके पास नहीं टिकेंगे। आप कितना भी अच्छा दवाई दीजिए वो नहीं टिकेंगे, तो वो लोग तो आते रहेंगे। आप 100 साल भी आयुर्वेद का प्रैक्टिस करें तो ऐसे लोग आते रहेंगे। अभी मुझे फोन है कि आप नस्से का जो तेल डालते हैं ना, तो जो ड्रॉपर है उसको रोज बॉईल करना है क्या पानी में डाल के? मैंने कहा कि फिर आपको इतना डर लग रहा है तो जो बड़ा तेल मैंने बॉटल का वो भी बॉईल करेंगे क्या? जिनको शक करना है वो शक ही करते हैं। ड्रॉपर को बॉईल करेंगे, तेल डालेंगे, फिर नाक में डालेंगे। ये इतना शकी लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं? शर्मा सर एक बात मैं बोलूं, आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि जिसको ठीक होना है सो आपके पास आएगा, जिसको नहीं ठीक होना है वो आपके पास नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। मैं हमेशा अपने पेशेंट को पहले भी कहती हूँ, मैंने कहा जिसको ठीक होना है वो मेरे पास आ जाएगा, नहीं ठीक होना है तो कहीं भी जाना है। अभी हम लोग एक काम भी कर सकते हो कि आप जैसे पेशेंट आया तो आप उसको सेलेक्ट कर लो कि भाई मुझे इस रोगी को ठीक ही करना है। आप उसको मतलब उसकी सारी हिस्ट्री जो सर का जो केस सीट फॉर्म है आप उसको 2 4 5 10 बार खुद पढ़ो। फिर जब रोगी आता है तो हाँ, और रोगी आता है तो आप उस ढंग से उसी लाइन ऑफ टिप मतलब उसी जो केस सीट की लाइन है उसी हिसाब से उसकी हिस्ट्री समरी सारी आप पेपर पे लिखो और उसके बाद खुद का डायग्नोस बनाओ और फिर खुद के हिसाब से ड्रग ऑफ चॉइस सेलेक्ट करके रोगी को दो ड्रग दो या 3 दो या 4 दो, जो भी आपको अच्छी लगती है आपकी पसंद की है वो ड्रग आप दो। अच्छी कंपनी की जो भी आपको लगता है भाई ये कंपनी की आप अच्छी लगती है तो ये कंपनी के काम में लो और खुद सेल्फ
सेल्फ मेड बना सकते हो तो एक आध दो ड्रग सेल्फ मेड बना के रखो, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी वो लेने के लिए आपके पास आएगा ही आएगा रोगी। जैसे मैं कई बार प्लेट सर को बताता हूँ कि जैसे मैंने चरक में वो स्वर्ण माक्षिक भस्म का और गौमूत्र का प्रयोग पढ़ा था, तो मैं स्वर्ण माक्षिक भस्म की 21 पुड़िया खुद बना के रखता हूँ और वो पुड़िया निकाल के पेशेंट को देता हूँ। प्रेस्क्रिप्शन पैड पे भी लिख के देता हूँ कि भाई स्वर्ण माक्षिक भस्म है, इसकी 21 पुड़िया 250 मिलीग्राम पर डोज मॉर्निंग आवर्स में दी जाती है। तो 21 दिन भाई अगर ठीक होना है रोगी को तो ये दवा तो 3 महीने के कोर्स में लेनी है, नहीं तो फिर आप जैसे चला आ रहा है आपका, जैसे 5 साल से चली आ रही है लाइफ, वैसे खाते रहो गोली, 1 गोली खाओ या 2 गोली खाओ, शरीर को जितना नुकसान होता है उतना होता रहेगा। हम तो इसमें आपको बस इतना बता सकते हैं कि अगर पूर्णतः ठीक होना है इन दवाई। हाँ जी डॉक्टर मुकेश साहू जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और 100% आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक बात मुझे बहुत अच्छी बता दी, कुछ अपने योग अपने खुद बना करके रखो, वो पेशेंट को आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ना मैं पेशेंट लोग क्या कुछ बताता हूँ, मैं ना जब प्रैक्टिस शुरू किया ना तो मुझे श्वित्र का चिकित्सा नहीं आता था, मुझे डर लगता था कि पेशेंट ठीक होंगे कि नहीं, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरे पास एक पाटिल मैडम है, उनके बेटे को ना श्वित्र हो रहा था, वैसे फैल रहा था, तो वो बोली कि आप ट्रीटमेंट करो। मैंने कहा मैं इसमें डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं आप ही करेंगे, आप ढूंढिए। और उन्होंने, मैं एक तरह से वो उनका थैंक्स, उन्होंने मुझे श्वित्र का चिकित्सा करने के लिए इतना फोर्स किया और मैं श्वित्र की चिकित्सा कर पाता हूँ। मतलब पेशेंट का भी रहता है कि उनको कितना विश्वास है। वो बोली कि आप कुछ भी दो, ट्रीटमेंट नहीं भी फायदा हुआ तब भी आप करेंगे, आप ही करेंगे। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा बात सीखने को मिला। हमेशा ये याद रखिए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पेशेंट आपकी बात हर बात मानेगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कि आप ठीक कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो फेल होंगे तो होंगे, उसमें हम देखेंगे ना कि क्या फेल हो रहे हैं। फेलियर भी बहुत कुछ सिखाता है, हमें कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ऐड करना चाहूंगा, मैं कहना भूल गया, जिस गुरु के पास मैंने शुरू में चिकित्सा की थी तो वहाँ एलोपैथी प्रैक्टिस सीखी थी मुश्किल से 4-1 महीने। इंजेक्शन लगाना, स्टिच लगाना, ड्रेसिंग करना, बैंडेज करना, पेशेंट को और अच्छी केयर करना। तो वो सर ये कहते थे कि आज मैंने 100 मरीज देखे हैं तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ये 100 के 100 ठीक हो जाएंगे। हाँ। वो ये कहते थे कि इनमें से 50% ठीक होंगे, 20% ऐसे होंगे जो दूसरी बार या तीसरी बार आने के बाद ठीक होंगे और 30% ऐसे होंगे कि वो डॉक्टर चेंज कर लेंगे। तो आप इस चीज को मत मानो कि आप ये चीज मत मानो कि आपके पास 100% आ रहे हैं तो 100% ठीक होंगे, लेकिन आपका प्रयास ये है कि जो 100 आए उनमें से 50 को पहली बार में ही आराम आए, तब आप एक अच्छे चिकित्सक हो। सेकंड और थर्ड टाइम में जब आपके पास पेशेंट आता है तो 20-30% आपका मतलब प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट आनी चाहिए। और फिर जो 30% पेशेंट है वो रिवर्स घूम के आपके पास आएंगे 2 साल बाद या 6 महीने बाद या महीने भर बाद या 4 महीने बाद, क्योंकि आपकी जो 70% या 80% जो रेशो है ना, वो माउथ पब्लिसिटी ऐसे करती है कि वो उस पेशेंट के पास घूम फिर के जाएगी कि यार फलाना डॉक्टर साहब है, वो अच्छा इलाज करते हैं। फिर उधर से भी घूम के दूसरे कोने से भी उसके कान में आवाज जाएगी कि यार, जब वो कहेगा कि मैंने उनको पहले दिखा लिया तो फिर पूछता है कि कितनी बार दिखाया, एक बार ही दिखा के आ गया, यही तो गलती करी आपने कि आपको दोबारा जाना चाहिए। फिर घूम के आपके पास आएगा और फिर आप उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, उससे अच्छा पैसा भी लोगे और उसको मतलब जैसे सब बोलते ना कि भाई मेरी ये चीज माननी पड़ेगी, तो वो आपकी बात भी मानेगा, आपके पथ्य पालन का भी पूरी तरह से पालन करेगा। और जब वो पथ्य पालन करने लग जाएगा तो 50% उसी दिन से ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है हेतु का त्याग करा दिया, निदान परिवर्तन करा दिया, तो चिकित्सा आपकी 50% उसी दिन से सफल होती चली जाएगी। बस यही बार-बार सिखाते हैं ना, तो ये चीज बहुत अच्छे ढंग से सीखी है और इस प्लेटफॉर्म से ये चीज सीखने को मिली है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रखोगे ना, तभी आप अच्छे से चिकित्सक कहलाओगे जहां भी आप चिकित्सा कर रहे हो। और ये नहीं है कि आप हर रोगी को ठीक कर सकते, लेकिन आप अपने अंदर इतना विश्वास करो कि जो रोगी आया है उसकी लाइफ अच्छी कर सको, उसकी क्वालिटी अच्छी कर सको। जिस दिन उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी वो रोगी अपने आप ठीक होता चला जाएगा। उसका अंदर का रोगी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो रोगी ठीक होता है। उसी दिन से उसका जैसे मानसिक बल बढ़ता चला गया तो रोग अपने आप कम होता चला जाएगा और आपकी चिकित्सा सफल होती चली जाएगी।
डॉक्टर मुकेश साहू सर। कभी बदनामी थैंक यू होती है, सर। कभी बदनामी हो रही है। सर मुकेश साहू आप सर। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास किसी पेशेंट का फोन है कि अभी मुझे आपसे बात करना है, और आप उनसे नहीं बात कर सकते, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप बोलेंगे मैं 10 मिनट बात करूंगा, तो पेशेंट को गुस्सा आएगा कि मेरी बात इसने नहीं सुनी, तो आपके बारे में गलत गलत बोलेगा, ये पागल है, ये घमंडी है, ये दुष्ट है। तो ठीक है ना, वो बोले, लेकिन हमने कुछ गलत इंटेंशन से तो बात नहीं किया, तो लोग बदनाम तो करेंगे। मेरे जमदग्नि सर पे भी लोग गलत बोलते हैं, लेकिन सर तो अच्छे भावना से। तो ये जब डर रहेगा ना कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो बोले तो बोले, हमें अपना काम करना है, ये बात हमेशा याद रखिए। बदनामी से भी मत डरिए। सर कई बार तुरंत जवाब देने से पेशेंट वैल्यू नहीं करता। हाँ, थोड़ा वेट कराना चाहिए। और बार बार पेशेंट से तुरंत कम्युनिकेशन कर लेने से भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। पेशेंट को खुद भी फोन नहीं करना चाहिए कभी भी, ज्यादा भाव भी नहीं। मेरे यहाँ पुणे में कुछ कुछ वैद्य है ना, वो पेशेंट को ग्रीटिंग्स भेजते हैं हर चीज में, हर त्योहार में। उनके पास वो पेशेंट भी नहीं आते, वो बोलते हैं कि क्या इसको जरूरत है हमारी, ग्रीटिंग्स क्यों भेजना है पेशेंट को? दिवाली का ग्रीटिंग भेजते हैं, होली का भेजते हैं, क्यों इतना सर पे चढ़ाना है? ठीक है, आप लोग डॉक्टर अभी, मुकेश साहू सर। हाँ मुकेश साहू जी से एक बात करिए, फिर बंद करना है सेशन, टाइम हो गया है। जी 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 सर, जी सर। मैं साहू जी आपसे बात करना चाहते हैं। साहू जी, हाँ जी बोलिए, सुरेंद्र शर्मा जी आप बोलिए, सुन रहे हो? नहीं, एक्चुअली सर मैं सर का थैंक यू कहना चाहता था, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा उन्होंने मुझे बताया है और मुझे काफी इंस्पायर किया। बस आज के लिए इतना ही ठीक था। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वेलकम सर। आप अच्छे से मतलब प्रयास करो, सफलता तो आपके कदमों में आएगी सर। कहते हैं झुकने वाला चाहिए, दुनिया अपने आप झुकती है। झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती अपने है आप दुनिया, झुकेगी। झुकाने वाला चाहिए। एक्चुअली इसीलिए मैंने इस हाँ, ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन किया बिल्कुल है। सही मुझे सर। पता है कि मुझे काफी इंस्पायरिंग मैसेज मिलते हैं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कल से। तो मैं डेफिनेटली इसको, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। आगे कंटिन्यू हम सब एक जैसे ही हैं, हम सब प्रैक्टिशनर हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो हमको भी आई है, ये सब हम सब एक लाइन के सब लोग। जी जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सुरेंद्र सर। शर्मा जी एक प्रेयर बोल दीजिए प्लीज, एक प्रेयर बोल जी दीजिए, फिर जी जी सेशन बंद करेंगे। जी सर, जी सर। श्री रामचंद्र कृपाल भज मनु हरनु बहु भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छव नभ नीरज सुंदरम पटपीत मानव। बस सर इतनी आती थी। ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, भगवान तक वो बात पहुंच गई है। अब हम कल बात करेंगे, अभी थैंक यू सभी लोगों का, सेशन बंद करते हैं, फिर कल सुबह मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।